Assalamualaikum everyone. Am I audible? Audible. Yes. I am Nayab Kazi Mahmood, a final year law student and the host for today's session. I am the member of Adult Vote Competition Society, Association for Development and Law. So I welcome you all here today. I'm truly delighted to host today's session on the topic of mooting the key to unlocking legal excellence. मतलब आज हम सीखेंगे कि कैसे अब जब हम दूसरे वकला को देखते हैं और उनसे एडमायर होते हैं और उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो उनको इतना अट्रैक्टिव बनाती हैं। ऐसा नहीं है कि उनको सारे लॉज याद होते हैं और फ्रेमिंग अच्छी होती है उनकी। नो, उनके पास होता है कॉन्फिडेंट कॉम्पिटेंस और उनको आता है आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट करना। यही कुछ आज हम सीखेंगे थ्रू मूटिंग। तो आज के हमारे जो रेस्पेक्टेड गेस्ट हैं मिस्टर रब्बानी, एक अकम्प्लिश्ड लॉयर हैं, एडजुडिकेटर हैं, मूड कोच हैं। उनके पास अराउंड 17 to 18 तो ट्रॉफीज हैं माशाल्लाह से। वो नेशनल और इंटरनेशनल जो हैं एडजुडिकेटर हैं। उन्होंने 12 से अराउंड ऑलमोस्ट 12 जो है कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है और विन भी किया है ऑलमोस्ट। तो आज हमारे साथ हैं वो। आज हमें वो अपने गाइडेंस और एक्सपीरियंस के साथ लीड करेंगे। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ अपना जो माइक है वो थ्रू आउट दिस जर्नी म्यूट रखिएगा और कैमरास को भी बंद रखिएगा। आपके जो भी सवालात हैं वो आखिर में सर इंटरटेन करेंगे और जो भी आपकी क्यूरीज हैं उनको आखिर में वक्त दिया जाएगा। तब तक के लिए लेट्स कंटिन्यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच नायाब। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो जैसा कि उन्होंने मेंशन भी किया, मेरा नाम शहरियार रब्बानी है एंड आई एम अ वेरी रीसेंट ग्रेजुएट। आप में से कुछ लोग हैं जो शायद ग्रेजुएट हुए, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, कुछ लोग होंगे आप में से जो फाइनल ईयर्स में हैं। तो जब मुझे अब्दुल्ला ने बताया था कि वी आर हैविंग अ सेशन, तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड हम किस लेवल पे इस पे बात करें। तो ही सेड कि इट विल बी एन इंट्रोडक्टरी सेशन। तो इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को पहले थोड़ा बता दूं कि आई विल बी एड्रेसिंग द वेरी बेसिक्स ऑफ मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस। मगर मैंने इससे पहले जो भी सेशंस किए हैं, मैं प्रेफर ये करता हूं कि मैं एक इंटरैक्टिव सेशन करूं। उससे मुराद ये है कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस आए, कोई आप लोगों की क्वेरीज हो मेरी बात करते हुए, तो आप अपना हैंड रेज कर दीजिएगा मीटिंग के दौरान। एंड जब मैं अपना जुमला मुकम्मल कर लूंगा तो मैं आपके सवाल को प्रेफर करूंगा कि उसको एड्रेस करूं, क्योंकि सवालों के थ्रू ही मेरे नजदीक जो है कॉन्वर्सेशन बेहतर डेवलप होती है। एंड जो आप लोगों की क्वेरीज हैं, मेजोरिटी की जो शायद होंगी, एक या दो के सवालों से वो एड्रेस हो जाती हैं। तो प्लीज जब भी कोई सवाल हो, रेज योर हैंड। आप लोगों ने बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, सो वी कैन हैव इंटरैक्टिव सेशन। ठीक है? सो आई विल बिगिन विद व्हाट मूटिंग इज। मूटिंग होती क्या है? मूटिंग एक सिमुलेशन होती है जिसमें आप एक असल अदालत को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? इसमें आप लोगों को एक प्रोपोजिशन दे दी जाएगी जिसमें फैक्ट्स होंगे, जिसमें कोई लीगल पॉइंट्स होंगे, एंड आपने वकील बन के दोनों साइडों को रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है? इसमें आप लोग अगर नेशनल लेवल पे कर रहे हैं, आप लोग दूसरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के साथ compete कर रहे होंगे, एंड आपके सामने एक पैनल होएगा जो आपसे इंटरैक्टिव सेशन करेगा। जो जजेस बैठे होंगे वो आपसे लीगल क्वेश्चंस पुट फोर्थ करेंगे, आपसे केस लॉज मांगेंगे, आपकी आर्ग्यूमेंट को और आपके मुद्दे को अंडरस्टैंड करके उसको देखना चाहेंगे वो किस हद तक एप्लीकेबल है कि नहीं है। ठीक है? दिस इज एसेंशियली व्हाट अ मूट कोर्ट इज। ये एक गुफ्तगू, अगर आप इसको कह लेना, एक लीगल कानूनी गुफ्तगू मेरे नजदीक मूट कोर्ट कंपटीशन को डिस्क्राइब करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है? एक मूट कोर्ट कंपटीशन के अंदर आपके पास कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं एंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको आपने कंसिडर करना होता है। ठीक है? फर्स्ट स्टेप होता है द इनिशियल प्रेपरेशन स्टेज। इनिशियल प्रेपरेशन स्टेज से मुराद है कि आप लोगों ने किसी मूट के लिए रजिस्टर किया, आप लोगों को प्रोपोजिशन मिली, एंड अब आप लोगों ने इसके लिए एपिलेंट और रिस्पोंडेंट के आर्गुमेंट तैयार करने हैं। ठीक है? दोनों साइड्स के। अब ये सबसे क्रूशियल स्टेज इसलिए होती है क्योंकि अब जब आप रोस्टर में जाके बोलेंगे,
आप रोस्टर पे जितना अच्छा बोलेंगे ना, वो कुछ 3-4 चीजों से डिसाइड होता है। पहली चीज आपका कॉन्फिडेंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी आर्टिकुलेशन, आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, एंड सबसे जरूरी चीज कि आपने उस चीज को समझने के लिए, उस मुद्दे को समझने के लिए कितना टाइम, एफर्ट और एनर्जी लगा के की है। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी रिसर्च होगी ना एक टॉपिक के ऊपर, मुझे पता होगा कि मेरे पास इस चीज के ऊपर इल्म है, मैंने इस पर तैयारी की है, टाइम लगाया है, मेहनत की है, चीजें मटेरियल निकाला है, मुझे लॉ पता है, केस लॉ पता है, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली ज्यादा होता रहेगा। मुझे आप आज एक केस पकड़ा दे और मेरे पास यूजुअली जो 50-60 घंटे कंसिस्टेंट रिसर्च के होते हैं, उससे पहले आप मेरी दोनों परफॉर्मेंस देखेंगे ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। और आप लोगों के लिए भी यही सेम होगा। रिसर्च जो है एक बैकबोन होती है अगर आपने अच्छा प्रेजेंट करना, ठीक है। तो दिस इज द वेरी इनिशियल स्टेप। सबसे पहले आपने उस फैक्ट शीट के अगर 4 से 5 सफ़े हैं ना, तो ऐसा होना चाहिए आपको हर पैराग्राफ के ऊपर पता हो कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या बात की गई है। क्योंकि जो फैक्ट्स होते हैं ना किसी भी केस के, वो बुनियाद होती है। सबसे जरूरी होता है कि मैं इनिशियली जब मेरे पास कोई, मैं आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा इसमें इंडल्ज करूंगा। मेरे पास जब इनिशियली एक प्रोपोजिशन आती है ना, मैं उसको 5 दफा पढ़ता हूं इनिशियली। उस पर कोई लीगल काम करने से पहले मेरा इनिशियल होता है मैं 5 दफा पढ़ूं। क्यों? उस बुनियाद पे ही मेरे सारे आर्गुमेंट्स बनेंगे। जितने अच्छे मुझे फैक्ट्स पता होंगे ना, मैं उतनी अच्छी लीगल रिसर्च कर सकूंगा। तो करना ये होता है, मैं एक फैक्ट शीट को 5 दफा पढ़ूंगा, उसके बाद मैं उस फैक्ट शीट की 2 कॉपीज निकालूंगा। एक होगी जो एक साइड की सारे आर्गुमेंट्स को हाईलाइट किए होंगे कि ये जो पॉइंट है, ये फैक्ट है, ये मेरी फेवर में जाता है। दूसरी फैक्ट शीट में मैंने दूसरी साइड के जो फैक्ट्स उनकी फेवर में जाते हैं ना, मैंने उसको हाईलाइट किया होगा। क्यों? इससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीजें एक साइड की फेवर में जा रही, क्या क्या चीजें दूसरी साइड की फेवर में जा रही। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। फिर आप मल्टीपल रिसोर्स यूज करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप लोगों के पास पाकिस्तान कोड पड़ा है, आप लोगों के पास ऑनलाइन जो प्रोविंशियल लॉज है उनकी वेबसाइट्स पड़ी हैं, आप लोगों के पास पाकिस्तान लॉ साइट पड़ी है, उसको यूज करके आप लोग केस लॉ निकाल सकते हैं, आपकी लाइब्रेरीज हैं। तो आप लोगों के लिए द स्काई इज द लिमिट। जितनी अच्छी आप रिसर्च करेंगे, केसेस निकालेंगे, आप उसकी बुनियाद पे ज्यादा अच्छा प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द इनिशियल स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आता है ड्राफ्टिंग ऑफ द मेमोरियल। इसमें भी रिसर्च से वही ताल्लुक है। आपने जितना अच्छा रिसर्च की होगी, आप उतना मवाद उसके अंदर डाल सकेंगे। ठीक है, इसमें आपने मेमोरियल ड्राफ्ट करना है। वो कैसे होगा? हर इशू को मैं ज्यादा उसको ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं करूंगा, मैं उसको बड़े बेसिक लेवल पर रख रहा हूं ताकि हम सारी चीजें कवर कर सकें। मेमोरियल के आपने अंदर आपने हर इशू को एड्रेस किया होगा, इशू ड्राफ्टेड होगा, केस लॉज रेफर होंगे रेलेवेंट, एंड सारे आपके जो प्लीडिंग्स है ना, वो बेसिकली एक रिटन फॉर्म में आ जाएंगी। इससे फायदा ये होगा, आपके दिमाग में स्ट्रक्चर अच्छा बनेगा, आपके दिमाग में क्लैरिटी ज्यादा आएगी, और आप जब लिख रहे होंगे ना, तो आप बेहतर उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो अच्छा मेमोरियल इस चीज में बड़ा हेल्प करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब आप रिसर्च के आप अच्छा मेमोरियल अगर आपने ड्राफ्ट किया है, तो जब आप ओरल राउंड में जाएंगे ना, आपका ज्यादा अच्छा मेमोरियल जो है वो आपको भी असिस्ट करेगा। क्यों? एक अच्छा मूटर वो होता है जिस जो अपने मेमोरियल के थ्रू और अपनी आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू जज को साथ लेके चलेगा। मिसाल देता हूं, मैंने एक केस निकाला है 2008 का। मेरा जो मेमोरियल अच्छे ड्राफ्ट होगा, मैं जज साहब को कहूंगा, योर लॉर्डशिप, द केस दैट आई हैव रिफर्ड इन दिस इशू is written on page number 24 of the memorial, footnote number 37, if you may refer to it. I have also extracted the relevant excerpt of the judgment and provided that. जो उसका सबसे relevant हिस्सा है ना, मैंने for example वो भी verbatim quote कर दिया। इससे क्या इंप्रेशन जा रहा है कि मैंने रिसर्च भी की है, मैं जज को साथ भी लेके चल रहा हूँ, एंड जज के पास एक रिटन चीज भी है जिससे वो कंपेयर कर सके मैं बोल जो रहा हूँ एंड जो मैं लिख के मैंने दिया। ठीक है, सो ये हो गया हमारा मेमोरियल वाला स्टेज। अब आता है जो सबसे डिफिकल्ट स्टेज होता है, विच इज दी ओरल राउंड। इनिशियली जब मैंने मूटिंग स्टार्ट की थी, तो मुझे बड़ा पब्लिक स्टेज फ्राइट था, लोगों के सामने बोलने में मुझे बड़ा डर लगता था। एंड मेरा जो पहला मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन था, इट वॉज एन इंट्रा मूट। बट ये जो डर है ना, मैं अब ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि मेजॉरिटी हद तक ये सुप्रेस हो गया है। अभी भी है, अभी भी मैं कभी रोस्टर में जा रहा हूं तो बोलने तो डर तो लगता है, दैट इज ह्यूमन नेचर। मगर आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि उसको टैकल कैसे करना है। अब मूटिंग के मैं सबसे बड़ा फायदा जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, आप सबको, अगर आप में से जो जो इंटरेस्टेड हैं जिसको परस्यू करने में फर्दर, सबसे पहला है कॉन्फिडेंस। जब आप रोस्टर पे जाके जज के सामने एक लीगल पॉइंट के ऊपर, एक एकेडमिक पॉइंट के ऊपर अपने आर्गुमेंट्स पुट फोर्थ करेंगे ना, आपके अंदर नेचुरली कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं लोगों के सामने बोल सकता हूं। इनिशियली हो सकता है आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो, बुरी हो, बट इवन जहां पे मेरी, आई एम सॉरी, अच्छा,
मैं आगे चलता हूँ. सो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि मैं बोल सकता हूँ. ऐसे अक्सर ये भी हुआ है कि अगर एक प्लीडिंग मेरी बुरी हो जाती है ना, तब भी कॉन्फिडेंस आपका एनहांस इसलिए होता है बिकॉज आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैंने फिर भी इसको टैकल कर लिया. सबसे बड़ा एडवांटेज इज दिस. दूसरा एडवांटेज, आप जो मेमोरियल ड्राफ्ट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं और बोल रहे हैं ना, एक चीज डेवलप होती है विच इज कॉल्ड लीगल आर्टिकुलेशन. क्योंकि किताबें तो हर बंदा पढ़ लेता है, राइट, एंड जरूर पढ़नी चाहिए. लॉ को अंडरस्टैंड करना और उसकी एक टेक्स्ट पढ़ना बड़ा जरूरी है. बट जरूरी चीज क्या होती है? मैं आपको बोलूं कि सेक्शन 18 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये इस केस के ऊपर लगाए. यहां पे डिफिकल्टी जाती है, यहां पे सबसे मुश्किल चीज होती है. लॉ को अप्लाई कैसे करना है, किस सर्कमस्टांस पे करना है, वो चीज जो होती है ना, वो असल वकालत होती है. एंड मूटिंग आपको यही सिखाता है. यूनिवर्सिटी के अंदर हम चीजें पढ़ रहे होते हैं बट हमारी लीगल आर्टिकुलेशन डेवलप नहीं हो रही होती. और ये एक ऐसा टूल है जो मेरी यूनिवर्सिटी से ज्यादा मुझे मूटिंग ने सिखाया, क्योंकि मैं लॉ को अप्लाई कर रहा होता था. रिसर्च जब मैं कर रहा होता था तो मैं असल वकालत तब कर रहा होता था. तो लीगल रिसर्च और ये लीगल आर्टिकुलेशन जो मूटिंग डेवलप करती है ना, इन माय ओपिनियन आपकी एकेडमिक क्लासेस वगैरह उस लेवल तक नहीं कर सकती. ठीक है, तो ये इसका दूसरा एडवांटेज हो गया. थर्ड आपका है नेटवर्किंग. आपके जो कॉन्टैक्ट्स बनेंगे ना थ्रू आउट पाकिस्तान, दैट इज अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज. आपको पता लग जाएगा कि हु आर द गुड लॉयर्स हु आर कमिंग अप. किसी ने मैसेज भेजा, मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो प्लीज मुझे बता दें. अगर कोई इशू है ताकि मैं बात को रिपीट कर दूं. अच्छा, आ रही है, चलो वंडरफुल. एनीवेज, तो ये फायदा होता है कि यू गाइस मेक अ नेटवर्क, बिकॉज आज जो आपके साथ मूटर खड़ा होगा ना, आपके मुखालिफ भी, तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि टुमारो ही इज गोइंग टू बी द लॉयर. सो व्हेन ही is standing against you and he is competing against you, tomorrow he will be your friend in the court. That is the contact that you have, right? So these are the general benefits of mooting. Now, अब मैं आगे चलना चाहूंगा towards how we can actually improve as mooters, right? And इसमें कुछ जरूरी चीजें आती हैं. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि एक चीज को सीखने का तरीका एक ही है, दैट इज कि आप उसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें. हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एक ही तरीके से आएगा कि आप पार्टिसिपेट करें. आपसे बड़े लोग होंगे जो झिझक रहे होंगे, जो आप हो सकता है डर रहे होंगे कि हम मूड कोर्ट में कैसा करेंगे. बट सबसे जरूरी चीज होती यही है कि यू मेक द एफर्ट एंड यू ट्राई. मैं आज ही बल्कि एक मूड एडजुडिकेट करके आया हूँ ब्लैकस्टोन स्कूल ऑफ लॉ पे, एंड उसमें जो मैंने क्रिटिसिज्म दिए थे मेरे को यही दिए थे, दे वर फर्स्ट टाइम मूटर्स एज वेल, कि द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू गाइस मेक द एफर्ट्स. अच्छा, बाय द वे, भी तो कोई क्वेश्चन आया? हैज एनीवन हैड एनी क्वेश्चन? नायाब, अगर आप मुझे बता सकें, बिकॉज आई एम सॉरी मैं चैट को नहीं देख रहा था. No, sir, not yet. अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है. इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस तो प्लीज मुझे चैट में बता दीजिएगा या रेज योर हैंड. अभी तक है वैसे किसी का क्वेश्चन? डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? चलो, एनीवेज आई मूव ऑन. अच्छा, सो नेक्स्ट एलिमेंट, हाउ कैन वी डू रिसर्च? ठीक है, वंडरफुल क्वेश्चन. रिसर्च करनी कैसे है? बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा है. देखिए, रिसर्च एक ऐसी चीज है जो आप जितनी भी करेंगे ना, टू एन एक्सटेंट आपको हमेशा फील होगा मैंने इस पे ना और गुंजाइश थी. सो रिसर्च क्योंकि एक ऐसी चीज है जो, देखिए, इल्म में एक दरिया है. मैं आज एक टॉपिक पे बैठ के जितनी भी रिसर्च कर लूंगा ना, मैं कोई ना कोई चीज मिस कर जाऊंगा. ये तो आप लोगों ने पहले अंडरस्टैंड करना है. बट इसके बावजूद आप इतना कॉन्फिडेंस रख के जाएं कि आप किसी टॉपिक के ऊपर अगर बोल रहे हैं ना, तो आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज जो जूरिस्प्रूडेंस है, उसकी एप्लीकेशन है, हिस्ट्री है, वो मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग है. अब रिसर्च करनी कैसे है? मैं जब भी कोई इशू पढ़ता हूँ ना, किसी मूड कोर्ट, हाउ मेनी केसेस आर इंपॉर्टेंट, मैं इस क्वेश्चन पे भी आता हूँ. मैं पहले ये रिसर्च वाला क्वेश्चन एड्रेस कर दूं क्योंकि बहुत बहुत जरूरी है. नहीं, इफ दर टाइपिंग तो दैट इज फाइन एज वेल, मुझे कोई इशू नहीं है. अगर क्वेश्चन मिस हो जाए तो जरूर बता दीजिएगा. एनीवेज, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग फील ना करें कंफर्टेबल माइक पे एक सवाल पूछने से, तो अगर आप लोग टाइप करके भी बता देते हैं तो उससे आई हैव एब्सोल्युटली नो इश्यूज, वो भी सही है. अच्छा, सो रिसर्च करनी कैसे है? देखिए, रिसर्च करने का सबसे पहला तरीका ये आपने अंडरस्टैंड करना है मैं किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, राइट? अब अगर मैं बोलता हूं कि हाउ इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाउ डज द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो सबसे पहले चीज मैं देखूंगा कि अगर एक मुझे किसी चीज के ऊपर रिसर्च करनी है ना, उसके कीवर्ड्स क्या है. सबसे पहला वर्ड है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट. तो अब मैं फॉर एग्जांपल जाऊंगा इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, मैं देखूंगा कि कौन सी प्रोविजन है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन
प्रोवाइड कर रही है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, ये मैंने अंडरस्टैंड किया। फ्रेमवर्क होता है कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करने का। दूसरी चीज तो ये है, दूसरी चीज ये है, wouldn't that be good if you give the details of mooting? देखिए, I've given you guys a very basic understanding, बट इंपॉर्टेंट मेरे नजदीक यही है कि हम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करें एंड क्वेश्चंस को एड्रेस करें। मेरे नजदीक डिस्कशन तभी ज्यादा फ्रूटफुल होती है, रिसर्च पे जैसे ज्यादा वजाहत हो रही है अभी, तो दैट इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। आई गिवन यू गाइस अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मूटिंग के जो एलिमेंट्स है, रिसर्च, मेमोरियल ड्राफ्टिंग एज वेल एज ओरल राउंड्स। ओरल राउंड्स पे मैं फर्दर करूंगा, आप इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। एनीवेज, सो कीवर्ड्स, अब मैं दूसरी चीज में जाके देखूंगा कि ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है ये होती क्या है। इसके ऊपर आपको हजारों केस लॉ मिल जाएंगे इस टर्म को अंडरस्टैंड करने के लिए। मैं जुरिसडिक्शन को अंडरस्टैंड करूंगा ये होती क्या है, फिर मैं ये कीवर्ड्स पकड़ूंगा, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट, और मैं ये पाकिस्तान लॉ साइट की वेबसाइट में डाल के, जो केस लॉ सर्च है, मैं देखूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट्स ने, किसी भी कोर्ट ने इसके ऊपर कैसे वजाहत की है, हाउ हैव दे इंटरप्रेटेड दिस टर्म। फिर मैं देखूंगा कि ये जो प्रोविजन है 1843 है बाय द वे, ये किस किस सूरत हाल में लगती है, किस किस सूरत हाल में इसकी एप्लीकेशन नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख में इसको किस किस तरह से अप्लाई किया है, किस किस तरह से मेंटेन किया है, और इस तरह से मुझे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होती क्या है। तो ये चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जो इनिशियल प्रोपोजिशन है उसमें से कीवर्ड्स उठाना आना चाहिए। फिर मैं देखूंगा कि मेरे केस के कॉन्टेक्स्ट में जो मुझे फैक्ट शीट मिली है, फॉर एग्जांपल आई हैव अ फैक्ट शीट, राइट, उसमें फलाना फलाना चीजें लिखी हुई है कि ये केस था, इसके ये फैक्ट्स थे। तो फिर मैं अपने इशू से रेलेवेंट मैंने रिसर्च किया है, उसको अपने फैक्ट्स के ऊपर लगाऊंगा और मैं कहूंगा कि योर लॉर्डशिप, इन द गिवन सर्कमस्टांसेस द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट इज मेंटेन्ड बिकॉज इन द फैक्ट शीट दीज आर द सर्कमस्टांसेस दैट टुक प्लेस। तो इस सिचुएशन में ये चीज वैसे होनी चाहिए। दिस इज वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, रिसर्च करनी कैसे, वेयर टू बी डू रिसर्च। इसमें कुछ टूल्स आ जाते हैं। पहला टूल जिसका मैंने पहले भी बताया था, जो मैं हमेशा यूज करना प्रेफर करता हूं फॉर केस लॉ, दैट इज पाकिस्तान लॉ साइट, राइट। आपके पास जो स्टैट्यूट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, आपको अमेंडमेंट्स भी होंगी, वो भी मेजोरिटी मिल जाती है ऑनलाइन। ये सारी चीजें देखने के बाद कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेक्शन बता रहा हूँ, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, मुझे ये देखना है कि इसके ऊपर कोई अमेंडमेंट वगैरह तो नहीं आई, कोई इसके ऊपर कोई चेंज तो नहीं आया, क्योंकि अगर मैं उसकी पुरानी वर्जन को पढ़ रहा हूँ, रिपील्ड जो फॉर एग्जाम्पल अगर हो गई हो, तो फिर तो मेरा तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं बनता। तो मैंने ये सारी चीज चेक करने के बाद मैं लॉ साइट पे जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी ले लेते हैं। मैं एक स्टैट्यूट सर्च में जाऊंगा, क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर कोड लिख के मैं सेक्शन 11 के अंदर उसके केस लॉज खोलूंगा। फिर सेक्शन 11 के मेजोरिटी जो केस लॉ सारे खुल जाते हैं। फिर मैं उन केस लॉ को पढ़ूंगा कि ये केस लॉ इस सेक्शन के बारे में ये कह रहा है, और क्योंकि उन जजमेंट्स के अंदर ना सारी आपको वजाहत मिल जाती है कि इस सेक्शन का स्कोप क्या है, एप्लीकेशन क्या है। फिर मैं अपने फैक्ट से रिलेटेड कोई कीवर्ड उठा के उसी सेक्शन में डालूंगा ताकि सेक्शन 11 के कॉन्टेक्स्ट में मुझे अपना फैक्ट मिल जाए, राइट। तो इस तरह से मैंने रिसर्च की, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग दी है कि आप लोगों ने शुरू कैसे करना है। बाद में हो सकता है आपको और कोई अंडरस्टैंडिंग मिले, नया आर्गुमेंट मिले जिससे आप कहें ये यहाँ पे अप्लाई होता नहीं है। इस चीज से आपकी लीगल रिसर्च रिफाइन होती रहेगी, एंड इस तरह से आप लोग अपना लीगल स्टाइल खुद का डेवलप कर लेंगे, राइट। एंड हर बंदे का अपना लीगल स्टाइल होता है। मेरा लीगल स्टाइल किसी और बंदे से बिल्कुल डिफरेंट होएगा। हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, आर्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, रिसर्च, अच्छा, डॉक्ट्रिनल इज बेटर रिसर्च ऑनलाइन और डॉक्ट्रिनल मेथड। देखें, the best method to do research is by using the law site आज के जमाने में, in my opinion. The second is the use of commentaries. I'm talking in Pakistan law के context में, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ पे आप रिसर्च कर रहे हैं या फिर आप किसी और टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं, इंटरनेशनल जुरिसडिक्शंस को कंपैरिजन फॉर एग्जांपल अगर कर रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट केस है। मैं बात कर रहा हूँ अगर आपने मूट कोर्ट की प्रिपरेशन करनी है तो फिर द बेस्ट टूल्स आर दी कमेंटरीज एज वेल एज दी लॉ साइट। क्यों? कमेंटरीज के अंदर आपको वजाहत मिल जाएगी, केस लॉ के अंदर आपको सारा वो डिटेल मिल जाएगी, एंड ये बोथ टू मेथड्स ही हैं जो मैं अपने सारे नेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशंस के लिए यूज करके उनमें आई हैव स्पोकन इन ऑल ऑफ देम। उसके अलावा सेकेंडरी रिसोर्स हो जाता है, ब्लैक स्टोर डिक्शनरी आ जाती है। आप कोई जूरिस्प्रूडेंस की किताब उठा के लेके जा सकते हैं। आप कोई अगर फॉर एग्जांपल पोस्टमार्टम का एक मैटर है तो फिर आप जाके मोदी जूरिस्प्रूडेंस पकड़ें इसके ऊपर, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, वो किताब मैंने कोट भी की हुई है बाय द वे, इंडियन किताबें, इंग्लिश लॉ की किताबें, ये सारे फिर आपके सेकेंडरी टूल्स आ जाते हैं। पहली चीज अंडरस्टैंड करनी है, इफ यू डूइंग अ नेशनल मूट,
आपका मेन लॉ विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्टैट्यूट, द केस लॉ एज वेल एज द कमेंटरीज. बाकी की चीजें बाद में आती हैं. आपने ऐसा नहीं करना कि आप डॉक्ट्राइनल, आप इंटरनेशनल जुरिसडिक्शन से जाके चीजें उठा रहे हैं. यूएस के मार्बरी मेडिसिन वर्सेस मेडिसिन आपने उठा दिया है, पाकिस्तान के जुडिशियल रिव्यू पे आपने केस नहीं दिया, तो ऐसा तो नहीं होता ना, बिकॉज हमारे ऊपर बाइंडिंग तो हमारे अपने केसेस हैं. हायर परसुएसिव वैल्यू उनकी है, इंस्टेड के मैं जाके यूएस सुप्रीम कोर्ट के कोई केस उठा के ले आऊं. ठीक है, तो दिस इज द वेरी बेसिक्स ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स. अच्छा, enforce disciplines Pakistan human rights mechanism. बिल्कुल आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं. Absolutely, why not? These are things which can absolutely be discussed in the legal light, तो why not? अच्छा, is there any other question जो मैंने मिस कर दिया है? How can we know relevant legal points in a given case? Very good question. देखें, लीगल पॉइंट्स को पिक करने का तरीका ये है, इसके ना आपको, बिकॉज ये मूट है ना, तो वील आपको इश्यूज फ्रेम करके ऑलरेडी मिले होंगे. आपको मिला होगा कि under this specific law was the military trial ensuring fair trial or not. मिसाल के तौर पर मिलिट्री ट्रायल्स की बात कर लेते, रिसेंट है कि मिलिट्री ट्रायल लीगल है कि नहीं है फेयर ट्रायल के कॉन्टेक्स्ट में. अब मैं हूंगा तो मैं सबसे पहले कीवर्ड पकड़ूंगा फेयर ट्रायल. फेयर ट्रायल कॉन्स्टिट्यूशन के एक स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है, दैट इज आर्टिकल 10A. तो वहां पे फेयर ट्रायल की उसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ना, कीवर्ड के थ्रू मैंने पिक कर लिया. फिर मैं देखूंगा कि अच्छा आर्टिकल 10A में लिखा है ड्यू प्रोसेस का, फेयर ट्रायल का, ये होती क्या है चीजें. फिर मैं जाऊंगा लॉ साइड पे, मैं वर्ड सर्च में लिखूंगा कि फेयर ट्रायल, उसके अंदर मुझे बड़े केस तो हजारों केस तो मिल जाएंगे जो बताएंगे रिक्विजिट्स ऑफ ए फेयर ट्रायल. इससे मुझे मिल गया, फिर मैं अपने केस को अप्लाई करूंगा कि मिलिट्री ट्रायल में फेयर ट्रायल हो रहा है कि नहीं हो रहा. आपको इज देयर ए अनबायस्ड जज बिफोर यू, आपको ऑर्डायोल्टेरम पार्टम का मैक्सिम मिल रहा है, आपको राइट मिल रहा है रिप्रेजेंट करने का, अपना लीगल काउंसिल मिल रही है. इस केस में नहीं मिल रही, फेयर ट्रायल वायलेट हो रहा है. मैंने आर्ग्यूमेंट आपके सामने भी बैठे बैठे बना दिया. फिर मैं और केस तो लूंगा अपने फैक्ट से सिमिलर. ये बड़ी जरूरी चीज है. एक तो कुछ केस आप उठाते हैं जिसमें से लीगल पॉइंट सेम है, कुछ आप उठाते हैं कि ये देखें इन फैक्ट्स के अंदर ये चीज हुई थी, लिहाजा हमारी इस अदालत से ये गुजारिश है कि हमारे केस के अंदर भी इस तरह से लॉ को अप्लाई किया जाए. राइट, तो ये आपको एक और सिमिलर मेथड ऑफ रिसर्च मिल गया. तो इस तरह से यू विल बिल्ड योर आर्गुमेंट एंड यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड एट द वेरी बेसिक लेवल ना, अगर आप लोग यही चीजें कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरस्टैंड कर लें, उसकी रेलेवेंट प्रोविजन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर है, रेलेवेंट स्टैट्यूट्स को देख लें, आप लीगल पॉइंट्स इस तरह से पिक कर लें, आप वर्ड्स के ऊपर जो की वर्ड्स हैं, आप ये जरूर याद रखेगा मूट कोर्ट्स में, आपने जो लफ्ज बोलना है ना, अगर आप उसकी वजाहत कर रहे हैं, आपने खुद से नहीं करनी. आप फेयर ट्रायल का कर रहे हैं, आप जाके पाकिस्तान लॉ साइड पे केस लॉ निकालें, आप उससे देखें. आपको अगर परसुएसिव चाहिए, आप परसुएसिव नॉट बाइंडिंग, तो अपना अपना जुरिसडिक्शन देख लिए, फिर आप यूएस की कोर्ट कर दें कि उन्होंने ड्यू प्रोसेस को कैसे डिफाइन किया है, आप ब्लैक सॉ डिक्शनरी ले आए, इससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है. फिर आप अपने पाकिस्तानी केस लॉज को अप्लाई करें. अगर आपने ये 4-5 चीजें कर दी तो एट अ वेरी बेसिक लेवल ना आपको मूट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है, और आपकी रिसर्च भी एक बेसिक लेवल पे, सफिशिएंट लेवल पे हो चुकी है. राइट, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट चीज जो मुझसे पूछी गई है, हाउ टू फाइंड एंड यूज रेलेवेंट लॉ कमेंट्रीज. देखिए कमेंट्रीज, हाँ कमेंट्रीज ढूंढने का बड़ा, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. सो कमेंट्रीज जो होती हैं वो ऑनलाइन पब्लिश होती हैं कि इन चीजों के ऊपर कमेंट्री लिखी है, बट यू विल हैव टू परचेज देम. कुछ फ्री मिल जाती हैं, कुछ जो आपको जाके परचेज करनी पड़ती हैं. मैं जाके अभी लिखूंगा ना कॉन्स्टिट्यूशन पे कमेंट्री, ऐसा हो ही नहीं सकता मुझे 3-4 मेजर कमेंट्रीज के अलावा कोई ना मिले. मिसाल के तौर पे एम महमूद की मिल जाएगी, शौकत महमूद की मिल जाएगी, शबा रजा रिजवी साहब की मिल जाएगी. ये 3 मुझे प्रोमिनेंट कमेंट्री अभी सर्च करके मिल जाएंगी. एट अ वेरी बेसिक लेवल ना, अगर आप इनमें से एक भी कमेंट्री पकड़ लेते हैं, आप एक भी कमेंट्री पकड़ के उसके एक सेक्शन या आर्टिकल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसमें लिखा क्या है, इट इज मोर देन एनफ. हम उस लेवल पे नहीं है कि आपको 6-6 कमेंट्रीज की जरूरत पड़े, आपको बहुत ज्यादा. देखिए पहले ना हर कदम एक कदम करके ही आप आगे चलते हैं. आप ऐसे नहीं कर रहे थे कि आप एक्सपेक्ट करें आप इतनी ऊंची जंप लगाएंगे. तो सबसे पहले आप इन बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, अंडरस्टैंड दीज बेसिक्स, अंडरस्टैंड दीज सबसे बुनियादी चीजें हैं, फिर आगे चलें. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप लोग अपने आप से भी इतनी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए जो आप लोग रीजनेबली फुलफिल कर सके. आप लोगों ने इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं करना कि आप जाके किसी वेरी प्रोमिनेंट लॉयर की तरह बोलने लग जाएंगे. स्टेप बाय स्टेप, वेरी स्लोली, दैट इज हाउ इट कम्स. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मूड कोर्ट करने मुझे यही सिखाया कि स्लोली एंड स्लोली हर मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन के साथ मैंने अपनी एबिलिटी टू स्पीक को इंप्रूव किया. एंड दैट इज जो चीज आप लोगों को करनी है.
ठीक है। हाउ कैन बी यूज ब्लैकस्टोन लॉ, ब्लैकस्टोन लॉ डिक्शनरी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी है, ठीक है। सो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी को यूज करने का तरीका ये कि उसके अंदर ना लीगल वर्ड्स को डिफाइन किया होता है। फेयर ट्रायल की मैंने मिसाल दी, अभी मैं जाके ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी मेरे पास पड़ी हुई है, मैं भी जाके खोलूंगा, मैं जाके उसमें देखूंगा कि ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी की डेफिनेशन क्या है। वो फेयर ट्रायल की डेफिनेशन क्या, सॉरी मैं सारे वर्ड्स को मिक्सअप कर रहा हूँ। सो फेयर ट्रायल की डेफिनेशन क्या है, मैंने उसे उठा के एज परसुएसिव पीस ऑफ एविडेंस यूज किया है, नॉट एज बाइंडिंग। रीजन, पाकिस्तान के अपने केसों के अंदर अगर डिफाइंड है कि फेयर ट्रायल क्या होता है, तो मैं सेकेंडरी सोर्स क्यों यूज कर रहा हूँ? सेकेंडरी सोर्स तो मैं ब्लैक लॉ पे सिर्फ तब जाऊंगा जब मुझे हमारे केस लॉ के अंदर कोई वर्ड डिफाइंड नहीं मिल रहा, मुझे और कोई चीज नहीं मिल रही, फिर मैं जाके इसको इस तरह से यूज करूंगा, ठीक है। अच्छा, हाउ कैन बी फाइंड ऑफिशियल लॉ बुक्स? वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। अगर एक टॉपिक है मैं आप लोगों के साथ ले लेता हूँ आज, फॉर एग्जांपल गाड़ियों का, तो मुझे पता है कैसे चलेगा इसके ऊपर क्या क्या लॉज आए हुए हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। इसके ऊपर कुछ अलग अलग तरीके होते हैं पाकिस्तान कोर्ट के। पहले तो चीज आपने देखनी है कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है या फेडरल सब्जेक्ट है। वो कैसे डिटरमिन होता है? वो डिटरमिन होता है कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, उसमें जाके देखें कि ये कि हमारे फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार है इसके ऊपर लॉ बनाने का कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसके ऊपर सुबह अपनी लेजिस्लेशन करेगा, ठीक है। ये डिटरमिन कर लिया, फिर मैं जाऊंगा उस जगह के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर पंजाब का है, मैं पंजाब लॉज पे जाके लिखूंगा मोटर व्हीकल, कार, या ऐसे करके मैं गूगल सर्च भी कर सकता हूँ। मोस्ट लाइकली इससे मुझे रेलेवेंट लॉ, रेलेवेंट ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली खुद खुल के मिल जाएगा, ठीक है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस मिल गया, फिर मैं जाकर उस एक्ट के अंदर देखूंगा कि यहाँ पे कोई रूल्स बनाने का या ऐसी कोई चीज बनाने का इख्तियार दिया है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि दी फलाना अथॉरिटी कैन हैज द पावर टू मेक दीज रूल्स। मैंने कहा अच्छा ये रूल्स बना सकते हैं। फिर मैं जाके देखूंगा ये रूल्स जो बने हैं वो क्या कहते हैं और उन्होंने क्या क्या लिखा है, ठीक है। इस तरह से आई विल डिटरमिन द लॉ बुक एंड आई विल डिटरमिन के बाकी रेलेवेंट प्रोविजंस क्या क्या है, ठीक है। मूट कोर्ट प्रोसीडिंग्स आर सिमिलर टू एक्चुअल प्रोसीडिंग्स। हाँ, इसके ऊपर वेरी गुड क्वेश्चन, एक्चुअली मैं बताना भूल गया आप लोगों को, मैं भी बता देता हूँ। दो चीजें होती हैं, एक होती है सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, एक होती है हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। वेरी बेसिक ना होगा, मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भी ऑब्वियसली होती है, बट सिविल कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की एंड हाई कोर्ट की। सिविल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में ना द प्रोसीजर इज वेरी लीनियंट एंड यू विल सी के फॉर्मल तरीके से गुफ्तगू नहीं हो रही होगी। मूट कोर्ट को मैं कंपेयर करूंगा वेरी मच सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। क्यों? एक फॉर्मल तरीका होता है, फॉर्मल अंदाज में बोला जा रहा होता है, एंड लीगल पॉइंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे उस तरीके से डिस्कस हो रहे होते हैं जैसे मूट कोर्ट में होते हैं। एंड इससे आप लोगों को बहुत बड़ा फायदा है। क्यों? अगर मैं आज एक लीगल पॉइंट के ऊपर उस तरह से प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन कर लूंगा ना जैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी हो रही है, इसका मतलब है मेरा लीगल एक्यूमेंट बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ लीगल पॉइंट्स के ऊपर ही डिबेट्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। प्रोसीडिंग में होता क्या है, दो साइड्स हैं। सबसे पहले प्लेंटिफ आएगा, एपेलेंट या जो भी है वो आएगा, उसको टाइम मिलेगा, फॉर एग्जांपल 25 मिनट है, आधा घंटा, जितना भी टाइम है। दो स्पीकर्स के बीच में डिवाइडेड है, ये आपकी मर्जी है, एक स्पीकर 15 मिनट ले, दूसरा 10 मिनट ले। रिबटल के लिए आप लोगों ने 2 या 3 मिनट रख दिए, आप लोगों ने ये कर लिया। उसके बाद दूसरी साइड आके बोलेगी, उन्होंने भी उतना टाइम लिया, एंड उसके बाद आप फिर से आएंगे, आप अपने रिबटल देंगे, एंड रिबटल के बाद वो रिबटल देंगे, दैट इज इट, मूट कोर्ट कंक्लूडेड, ठीक है। अब इसमें एक और चीज मैं बताना, अच्छा ये क्वेश्चन है, हाँ, हाउ टू प्ले बोथ साइड्स लाइक द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। ये बड़ी अच्छी बात है। समझे, मैं अभी प्लेंटिफ की आर्गुमेंट को तैयार कर रहा हूँ, मैंने देखा अच्छा यार ये ना एक केस लॉ है, ये मेरे खिलाफ जाता है फ्रॉम द प्लेंटिफ। जब मैंने इसे रिसर्च करके मुझे कैसी चीज मेरे खिलाफ मिली है, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली मेरा डिफेंडेंट का भी साथ में केस बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल फलाना केस है, मैं कहूंगा अच्छा ये वाला जो केस है ना, ये मैं डिफेंडेंट वाली साइड से यूज कर लूंगा। मैं अक्सर जो करता था मूट कोर्ट की प्रेपरेशन है, मैं सिर्फ एक साइड को पकड़ता था एंड मैं उसको हर तरीके से एड्रेस कर रहा होता था। होता क्या था, जब आप अपना केस बना रहे होते हैं ना, आपको ऑटोमेटिकली अपने केस की वीकनेसेस मिल जाती हैं, अपने केस की स्ट्रेंथ मिल जाती हैं, और क्योंकि मैंने दूसरी साइड को भी रिप्रेजेंट करना है, तो मेरे केस की वीकनेसेस दूसरे साइड में मैं वो आर्ग्यू कर रहा हूँ। मुझे केस में मेरे खिलाफ पहला मैंने नोट कर लिया, जब मैं प्लेंटिफ की साइड को प्रिपेयर करना खत्म करता हूँ, तो मेरी डिफेंडेंट साइड तो ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो गई होती है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। तो ये चीजें बड़ी नोट करने वाली होती है, ठीक है। दैट इज हाउ यू प्रिपेयर बोथ साइड्स। हैंड क्लैरिटी आप लोगों को होनी चाहिए, कौन सा पॉइंट किस साइड के फेवर में जा रहा है, लॉ इसके ऊपर क्या कहता है। एंड आप लोगों का नजर भी आया ना एक चीज आपकी वीक है, तो कोशिश ये करें कि आप लोगों को जजेस को उस गुफ्तगू में लेके जाएं जो चीजें आपकी फेवर में। मैं प्लेंटिफ या डिपेंडेंट साइड से आ रहा हूँ, मुझे पता है यार ये चीज मेरी वीकनेस में है, तो मैं उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगा। मैं कहूंगा ठीक है ये चीज तो है, मगर ये चीज ऐसे भी है, वो चीज वो होगी जो मेरे फेवर में होगी,
और मैं उसको उसको ला के ही प्रेजेंट करना, उस पे फोकस करना ज्यादा चाहूंगा ताकि जज अपना माइंड उसके ऊपर लेके जाए, ठीक है। एक्सप्लेन सिविल कोर्ट प्रोसीडिंग्स। देखिए सिविल कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है ना, दे आर नॉट रेलेवेंट टू मूट कोर्ट कंपटीशन। व्हेन वी टॉकिंग मूट कोर्ट ना, तो अभी आप लोगों ने उसकी उसमें वो प्रोसीजरल रिक्विजिट्स वगैरह नहीं है, आपके एविडेंस स्टेज, इनिशियल वो स्टेजेस वगैरह सारी नहीं होती इसमें। बस आप लोगों ने दो साइड स्पीकर्स ने आके बोला, मुखालिफ के दो स्पीकर्स ने आके बोला रिबटल, सारे रिबटल खत्म, उन चीजों में ना जाए, वो बिल्कुल इरेलीवेंट है हमारे इस आज की इससे। हाउ टू रीड ए जजमेंट। अच्छा, जजमेंट को पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं। हेड नोट्स से आपको सिर्फ आइडिया मिलता है कि इस जजमेंट के अंदर क्या लिखा है, ठीक है। आपको समरी मिलती है, आप लोगों ने देख ली, अच्छा यार इसमें मुझे लग रहा है इस सेक्शन से रिलेवेंट कोई चीज है, तो मैं इसको खोल के जाके पढ़ने लग जाऊंगा, ठीक है। बट बड़ी जरूरी चीज होती है, आप तीन चार चीजें जजमेंट पढ़ते हुए देखें। पहली पहली चीज ये है कि जजमेंट के अंदर वो चीज वाकई लिखी भी है कि नहीं लिखी। जो हेड नोट होता है ना, वो जज नहीं लगता। कभी कभी ऐसा होता है हेड नोट में बात एक लिखी होती है, जजमेंट के अंदर बंदा जाए अलग लिखी होती है। तो कुछ लोग तो ये भी गलती करते हैं, मेरे से भी एक दफा हुई थी, हेड नोट में मैंने एक केस प्रेजेंट कर दिया, मेरे फेवर में था, जजमेंट खोल के देखी मेरे खिलाफ था। तो ये ब्लंडर्स होते हैं, बट अगेन कुछ नहीं होता। जजमेंट आपने देखी कि आपकी फेवर में है कि नहीं है प्रिंसिपल, और एंड पे जाके देखना है, बिल्कुल एंड पे, अपील डिसमिस, पिटिशन एक्सेप्टेड, पिटिशन डिसमिस्ड, कि एंड में जो डिसीजन था वो आपकी फेवर वाला है कि नहीं है। जज शुरू में तो बड़ी अच्छी बात कर रहा था, जो आपके लीगल पॉइंट को सपोर्ट कर रही थी, मगर जो एंड पे जाके उसने आप जो पार्टी आपके फेवर में बात करी थी उसका केस ही उड़ा दिया, तो फिर तो जज कहेगा भाई ये तो केस हमारे खिलाफ जा रहा है ना, तो उसको यूज नहीं करना। तो इस तरह से आप लोग जजमेंट को पढ़ना होता है। ये चीज सारी प्रैक्टिस से आती है। अब आप इनिशियली एक जजमेंट अगर आधे घंटे में पढ़ रहे ना, आई ट्रस्ट मी, अगर आप 50-60 दिन रोज जजमेंट पढ़ रहे होंगे ना, आप वही जजमेंट हाफ टाइम में पढ़े होंगे। आपके मेंटल एबिलिटी डेवलप होती है कि बोलना कैसे, ठीक है। व्हाट आर दी प्रीरेक्विजिट्स ऑफ अ गुड मेमोरियल? वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे नजदीक एक अच्छा मेमोरियल वो होता है जो प्रॉपरली लेबल्ड होता है। लेबल्ड में आपने पेज नंबर सही से लिखे हो, आप लोगों ने फुटनोट सही से डाले हो, आप लोगों ने हेडिंग सही से दी हो, आप लोगों ने इनिशियली इंडेक्सेस प्रॉपर बनाए हो, आप लोगों ने केस लॉज के साइटेशन सही से डाले हो, आप लोगों ने फॉर्मेटिंग उस डॉक्यूमेंट की सही से की हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप हर इशू के अंदर जो अपने आर्गुमेंट्स पुट फोर्थ कर रहे हैं वो ऐसी चीजें हैं जो आपने सही तरीके से आर्टिकुलेट की हैं, सही तरीके से ड्राफ्ट की हैं और हर सही तरीके से अप्लाई की हैं। मूड मेमोरियल के अंदर आप लोगों ने फैक्ट्स को भी रेफर करना है, आप लोगों ने केस लॉ को भी रेफर करना है, आप लोगों ने अपना मुद्दा भी बयान करना है कि हमारे केस में ऐसे इस केस की एप्लीकेशन इस ऐप होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। दैट इज व्हाट मेक्स अ गुड मेमोरियल। इन माय ओपिनियन जो मैं करता था वो ये करता था, मैं मुझे जजमेंट मिली है ना, उसके पैराग्राफ नंबर 18 में मेरे से बड़ी रेलेवेंट बात की है जो मैं उस चीज को वजाहत करूं, मैं वो पूरी उठाता था एग्जैक्ट वर्बेटम, और अपने मेमोरियल में डाल देता था कि इन दिस फलाना केस दिस वाज स्टेटेड। क्यों? इससे दो फायदे होते हैं, जज को एग्जैक्ट चीज मिल जाती है जो केस लॉ की हमारे केस से रेलेवेंट है जिसको डिटरमिन कर रहा है, एंड मुझे भी रेफरेंस मिल जाता है कि अच्छा ये जजमेंट का ये हिस्सा है, मैं ये पढ़ रहा हूँ और ये मेरे फेवर में जा रहा है, ठीक है। ये एक अच्छा मेमोरियल बनाता है। और बड़े तरीके हैं मेमोरियल को अच्छा बनाने के, आप लोग हर चीज को एक्सप्लेन अच्छे से करें। तो दीज आर ऑल द रिक्विजिट्स दैट मेक अ गुड मेमोरियल। अच्छा, and while representing one side, the other side argues against us. We can note their points, their arguments, let's ourselves. Of course, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बल्कि मैं करता था, ये आप लोगों को करना चाहिए। मैं भी प्लेंटिफ से आया हूं ना, मैं जाके देखा डिफेंडेंट एक आर्गुमेंट पुट फोर्थ करा जिसको तो मेरे मेरे दिमाग में थी नहीं, मेरे तो नजरों से नहीं गुजरी, उस बंदे ने वो चीज आके बोल दिया है, और मेरा अब इसके बाद डिफेंडेंट प्लीड करना है। अच्छा, ये रिसर्चर का काम होता है कि नोट करे, अच्छा ये चीजें नोट कर ले, ये मैं नहीं बोली, हमारी टीम ने नहीं बोली, हमारी टीम ने भी बोलनी है फलाना फलाना, और फिर वो नोट कर ले। आप बिल्कुल यूज करें, अगर आप अपनी चीजें उस पर देखें, आपने एक अपोजिंग साइड के वकील से सुनी ना उसने चीज बोली है, फिर आप इसे जाके थोड़ी रिसर्च कर ले। इतना टाइम होता है, 1-2 घंटे का ब्रेक होता है, मैं देखता हूँ अक्सर। तो मैंने बल्कि ये भी किया था, मुझे एक पॉइंट मिला था जो मैंने मिस कर दिया था। आई वॉज द डिफेंडेंट, तो दूसरी साइड के वकील मोटर ने आके बात की, एंड मैंने कहा ठीक है इस पॉइंट को तो मैं पकड़ लेता हूँ, ये बड़ा वैलिड लग रहा है, अच्छा है। एंड मैंने नेक्स्ट राउंड जब किया था, मैंने उसको उस ब्रेक के दौरान बैठ के रिसर्च कर ली, आर्गुमेंट लिख लिए, केस लॉ निकाल लिए, एंड मैंने वही फौरन जाके बोल दिया। ये स्पॉन्टेनियस चीजें आपको करनी पड़ती हैं। ऐसे सवाल कभी कभी आते हैं मूड राउंड के दौरान जो आपके होशो हवास में नहीं होते, भाई ये कहां से इस बंदे ने सवाल पूछा है, बट यू हैव टू एड्रेस देम। एक और बड़ी जरूरी चीज है, अगर आपको चीज नहीं आती ना, अगर आपको चीज के ऊपर इल्म नहीं है, तो फिर इंस्टेड कि आप अपने से चीजें मेकअप करें, आप जज से अपोलोजाइज कर लें कि योर लॉर्डशिप, आई अपोलोजाइज, आई कैन नॉट असिस्ट द कोर्ट इन दिस स्पेसिफिक रिगार्ड। ये चीज बिल्कुल काबिल मंजूर होती है, इसमें कोई इशू नहीं है। वर्स होता है आपको एक चीज पता नहीं है, मगर आप एक गलत गाइड कर रहे हैं कोर्ट को। आप एक जज को जब एक गलत चीज बताएंगे ना एक दफा,
तो फिर वो आपसे ट्रस्ट लूज कर जाता है, ये बंदा चीजें गलत बताता है, मुझे इसकी सारी चीजों को वेरीफाई करना पड़ता है. दैट इज ए वेरी वेरी नेगेटिव थिंग फॉर यू. इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इसीलिए हर चीज को एक तो वेरीफाई करें, एंड अगर नहीं आती तो बोल दे नहीं आती. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट, कैन वी रीड एंड टेल द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द पेपर इन मूटिंग. आपने बड़ी अच्छी बात की, इस पे भी मैं आना चाह रहा था. देखें, आप किसी दोस्त के साथ गुफ्तगू करते हैं ना, तो आप उसको देख के गुफ्तगू करते हैं. अभी मैं कैमरा के अंदर देख रहा हूं, तो आप लोग मेरे से एंगेज्ड हैं. अभी ये मेरे हाथ में फोन है और मैं आप लोगों से ना ऐसे पकड़ के बात करने लग जाता हूं कि मैं आप लोगों से ऐसे बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली यू गाइस विल लूज इंटरेस्ट एज वेल. आप एक बंदे से गुफ्तगू से आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए करते हैं. मेरे नजदीक जब आप पेपर रीडिंग करते हैं ना, आप सबसे बड़े ब्लंडर अपने लिए भी करते हैं, अपने राउंड के लिए भी करते हैं, एंड जजेस को भी ऑनेस्टली आप डिसलाइक कैसे करते हैं, आपको डिसलाइक करें. क्यों? पहली चीज तो ये, जज फील ही नहीं करता वो आपसे गुफ्तगू कर रहा है. जज आपसे सवाल पूछना पसंद ही नहीं करेगा जब आप लाके एक सफा पढ़ी जा रहे हैं. तीसरी चीज ये है कि जब जज आपसे कोई सवाल पूछ लेगा ना, क्योंकि आपने सारा पेपर पे पढ़ के किया है और आपकी अपनी मेंटल अंडरस्टैंडिंग आपने इतनी डेवलप नहीं की कि आप खुद उसको अंडरस्टैंड करके पढ़े बगैर कर लो ना, तो फिर यू विल बी लॉस्ट. बाय, मैंने 5 सफे तैयार किए हैं, मैं दूसरा सफा बोल रहा हूँ, जज मेरे से ऐसा सवाल पूछा जो चौथे सफे पे लिखा हुआ है, तो आई विल बी कंप्लीटली लॉस्ट. करना क्या है इस पे, करना क्या है? मैं ये नहीं कह रहा डॉक्यूमेंट ना लेके जाए. मैं करता ये था, मेरा एक इशू पे आर्गुमेंट है ना, मैंने 1 पेज बनाना है, 1 पेज समरी, स्टार बना के हर लाइन के ऊपर मैं अपने हर आर्ग्यूमेंट को एक लाइन में लिख देता था. फॉर एग्जाम्पल, द कोर्ट इनहेरेंटली लैक्स जुरिसडिक्शन. अगर मैंने रिसर्च की होगी ना, मुझे पता लग जाएगा मैं इस चीज पे क्या कहना चाह रहा हूं. मैंने सिर्फ कोर्ट लैक्स जुरिसडिक्शन वाला पॉइंट है, मैंने देख लिया और मैं जाके बोल दूंगा. मेरा मकसद कोई चीज लिखने का सही होता था, मैं कोई चीज मिस ना कर दूं. बाकी सारा मैं कभी ये नहीं करता था, मैं एक रात बैठ के पहले शीशे के अंदर देख के प्रिपेयर कर रहा हूं, मैंने ऐसे ऐसे बोलना है. स्पॉन्टेनियस होता है, ऑन द स्पॉट जो चीज पूछी, स्ट्रक्चर होता था कि मैं पहले इशू 1 में लैक सबमिशंस होती थी, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन एड्रेस करना है, मैंने केस लॉ को रेफर करना है, फिर मैंने करना है कि इनिशियल जो प्रोसीजर था उसकी ही वायलेशन हुई है. ये 3 मैंने फॉर एग्जांपल सबमिशंस है ना, ये मेरा स्ट्रक्चर है. बस इससे आगे मैंने बाकी सारा खुद ऑन द स्पॉट बना के कर रहा हूं. तो ये आप लोगों ने करना है. एंड जब आप लोग शुरू कर रहे हैं, बिकॉज आप लोग बिगिनर्स हैं, स्ट्रक्चर पे आप लोग तवज्जो दें, मैंने किस तरीके से करना है. थोड़ी बहुत अगर आप ज्यादा लिख भी देते हैं दैट इज फाइन, बट मैं इसको डिस्करेज इसलिए करूंगा क्योंकि लॉन्ग रन में आपको ये हेल्प नहीं करे. पेपर रीडिंग की आपको आदत पड़ गई, फिर छोड़ना बहुत मुश्किल होगा. तो पेपर रीडिंग से मेरे नजदीक परहेज ही करें. ठीक है. एंड आपकी बोलना भी ज्यादा अच्छा होगा. आप जैसे इंटरेक्ट कर रहे होंगे, आप खुद बोल रहे होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे. तो ये मेरे नजदीक पेपर रीडिंग को प्रमोट भी नहीं करना चाहिए, आप लोग करनी भी नहीं चाहिए. अच्छा, on how to improve our English language proficiency, particularly in a professional context, as English is the primary language of the recommendations. हाँ, इंग्लिश देखें, when we are talking about effective method ना कि इंग्लिश को improve कैसे करना है, तो पहली चीज ये है, mooting itself आपको इसमें हेल्प करेगी. इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी इज नॉट एन इशू, बिल्कुल हमारा प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है. मगर देखिए, एक जबान बंदा तो कैसे सीखता है? आप जब तक उसको बोलेंगे नहीं, आप जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे उस लैंग्वेज में अच्छा बोल सकते हैं? हो सकता है पहले मूड में आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो, आप सही से ना बोलें, मगर उसमें कोई इशू नहीं है. आप गलतियां करके ही सीखेंगे ना. आप लोगों को गलतियों को एक्सेप्ट करना है, ठीक है मेरे से गलतियां होंगी, दैट इज फाइन. मगर जितनी ज्यादा आप उसमें कोशिश करेंगे सीखने की, यू विल लर्न इट. तो इन चीजों की आप लोग बिल्कुल फिक्र मत करें कि मैं अच्छा बोलूंगा, मैं अच्छा नहीं बोलूंगी, मेरी परफॉर्मेंस कैसी होएगी, जज क्या सोचेंगे. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इस स्टेज के ऊपर लर्न करें. क्यों? आप कंपटीशन के अंदर तब पूरा केस खारिज करके भी आ जाते हैं तो कुछ भी नहीं होना. कल को जब आप लोगों ने अदालतों में जाके यही चीज करनी है ना, और एक क्लाइंट का 20 लाख रुपए का मैटर लगा है या जितने भी पैसों का लगा है, और आप वो केस हारेंगे बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर आपने प्रैक्टिस नहीं की थी, तब मसला होगा. अभी मसला नहीं होना. आप जितना अच्छा बोलते हैं, जितना बुरा बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो रही है. तो ये चीज को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है. मुझे इस चीज पर बड़ी खुशी होती है कि मेरी जो बड़ी बड़ी गलतियां थी मेरी ओरल स्किल्स के अंदर, रिटन स्किल्स के अंदर, मैंने मूटिंग के थ्रू 5 साल के अंदर फिक्स की. मैंने सेकंड सेमेस्टर से मूटिंग स्टार्ट करती थी. तो ये चीज ने मुझे बड़ा हेल्प किया और मैं शुक्रगुजार होता हूँ कि मैंने ये प्रोफेशन में जाके गलतियां नहीं की. बाद में करता तब इशू होता. तो इन चीजों पर बिल्कुल बेफिक्र रहें. इंग्लिश डिक्लेमेशंस करें, डिबेट्स करें, मूड्स में जाएं, इससे आपकी लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी. एंड बुक्स पढ़ें, ऑब्वियसली आपकी लैंग्वेज उतनी इंप्रूव होएगी. देखिए, मूड कोर्ट में जहां तक मैंने देखा ना, आपने ये जो एपेक्स कोर्ट वाली बात की है, प्रोसीजर का इशू नहीं आता है सच. प्रोसीजर का जिस कॉन्टेक्स्ट में आता है वो ये है कि प्रिस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो नहीं किया. बट ज्यादातर मूड में, इन कॉन्ट्रास्ट विद असल अदालतों के कॉन्टेक्स्ट में ना,
मूड्स में ज्यादा फोकस्ड होता है ऑन लीगल इश्यूज, सब्सटैंटिव इश्यूज, प्रोसीजर पे काम ही होता है। तो प्रोसीजर के लॉज की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे नजदीक प्रोसीजर लॉ इज मोर कॉम्प्लेक्स, कोई बड़े प्रोसीजर्स हैं। सब्सटैंटिव पे मुझे आप आज कोई रिसर्च देना करने को मैं 2 मिनट में निकाल दूंगा, बट प्रोसीजर के ढूंढना ज्यादा मुश्किल होता है, उसकी बड़े इंट्रिकेसीज होती हैं। तो सब्सटैंटिव है तो मैं भी जाकर किसी स्पेसिफिक टॉपिक को निकाल सकता हूँ। एंड मूड के अंदर भी ज्यादा सब्सटैंटिव होता है। सब्सटैंटिव मुश्किल इस कॉन्टेक्स्ट में, अगर आपने अपना लीगल एक्यूमेंट डेवलप करना है ना, तो आपको सब्सटैंटिव पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मूड को कॉम्पिटिशन इसमें ही आपको हेल्प करेगा। लीगैलिटी होगी चीजों की, इलीगैलिटी होगी, हाँ, ठीक है। हाउ टू टैकल जजेस क्वेश्चन प्रॉपर्ली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जजेस क्वेश्चन को एड्रेस कैसे करना है। मेरे नजदीक मूड पे सबसे जरूरी चीज होती है रोस्टम के ऊपर आपने जज के जब सवाल का जवाब दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि फिर से गुफ्तगू है। जज के क्वेश्चन को टैकल करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज की पहले बात करते हैं। जब आप रोस्टर पे जाते हैं ना, मेंटेन आई कांटेक्ट विद द जजेस, मेक श्योर कि आप उनको अंडरस्टैंड करें कि आप वहीं पे मौजूद हैं, आप मेंटली प्रेजेंट हैं, तो मेक आई कांटेक्ट। दूसरी चीज ये आप लोगों ने अप्रिशिएट नहीं की जाती। मुझे बड़ी आदत थी ये चीजें करने की। मैं क्या करता था, मैं रोस्टम को ना अपने हाथ उस पर रख लेता था ताकि मेरे हैंड मूवमेंट्स और हैंड जेस्चर ज्यादा ना हो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई वुड रिकमेंड। अब जब जज आपसे सवाल पूछता है ना, पहली चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आप सवाल को अंडरस्टैंड करें। सवाल जब बोल रहे हैं तो यू नीड टू लिसन विद एब्सोल्यूट फोकस। सो जज आपसे एक सवाल पूछा है, आप अंडरस्टैंड करें क्वेश्चन है क्या। जब तक आप क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं करते ना, आस्क द जज अगेन। आपको सवाल समझ नहीं आया, आप बोले माय अपॉलॉजीज योर लॉर्डशिप, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, कुड यू प्लीज रिफ्रेज द क्वेश्चन और कुड यू प्लीज रिपीट इट टू मी। क्योंकि जब आपको सवाल नहीं समझ आएगा तो आप सवाल का जवाब कैसे देंगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंड करें, टेक अ मोमेंट। सवाल अभी पूछा है, फौरन जवाब ना दें, 5-7 सेकंड लें, गैदर योर थॉट्स, आपने बोलना क्या, जवाब कैसे देना, एंड देन स्पीक। सबसे बड़ी अकलमंदी ये होती है कि आप फौरन जवाब नहीं देते, आपके दिमाग को मौका मिल जाता है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड भी करने का एंड ये देखने का कि मैंने इसका जवाब देना कैसे, ठीक है। दूसरी चीज ये है, आप डिटरमिन करें कि जज आपको किस जगह पे फंसाना चाहता है। काफी जजेस कुछ सवाल पूछते हैं आपको फंसाने के लिए। तो उस सिचुएशन में ना, जब आपको फॉर एग्जांपल एक लीगल पॉइंट है ही आपके खिलाफ, व्हाट यू शुड डू इज कि आप अपने फेवर में ना उस पॉइंट को थोड़ा एड्रेस करें एंड देन यू मूव एंड कंसीड दैट स्पेसिफिक थिंग टू मूव टुवर्ड्स द ग्रेटर थिंग। अगर वो आपके बिल्कुल खिलाफ, अगर आपके कॉन्टेक्स्ट में फॉर एग्जांपल लीगल इशू है, तो आप बोले इस पे ये जो है ना केस लॉ कोर्ट के हमारे ऊपर नहीं लगता, ये प्रोसीजर डिफरेंट था, ये आर्ग्यूमेंट जो है ये सब्सटैंशिएट नहीं हो रही, जो भी चीज है। एंड देन आप उन चीजों की तरफ जाएं जिसके ऊपर आपका स्ट्रॉन्ग सूट है, जिन चीजों पे आपकी ज्यादा बेहतर प्रिपरेशन है, ठीक है। ये हो गया। तो दैट इज हाउ यू एड्रेस अ क्वेश्चन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आप ऐसे मत करें कि आप एक जज के साथ बहस में पड़ जाएं। अगर आपने अपने सवाल का जवाब दिया ना, जो जज ने आपसे पूछा है, एंड आपके नजदीक अब आप इस क्वेश्चन को फिर से एड्रेस नहीं कर सकते, तो ये बेहतर है कि आप जज से अपोलोजाइज करें कि मैं इस क्वेश्चन, आई कैन नॉट असिस्ट द कोर्ट इन दिस पॉइंट, आई वुड लाइक टू मूव ऑन। क्यों? मैं एक ही बात जो मैंने जज को जितने इफेक्टिव तरीके से दे सकता था मैंने पुट फोर्थ कर दिया ना, वो एक्सेप्ट ही नहीं करा। मैं 10 मिनट उसी पॉइंट पे बहस करने से बेहतर है मैं आगे चल के कोई और पॉइंट एड्रेस करूं जो जज एक्सेप्ट भी कर ले। अक्सर मैंने देखा है लोग एक ही चीज में फंस जाते हैं एंड वो उसके ऊपर ही ना सारा टाइम निकल जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे नजर आ रहा है भाई ये बंदा नहीं मानने वाला, मैं जितना भी कन्विंस कर लूं, आप बस बोले आई एम सॉरी दैट आई कुड नॉट असिस्ट द कोर्ट इन दिस रिगार्ड, इफ द बेंच अलाउज मे आई मूव ऑन। तो इस तरह से आप लोग इसमें करें। अच्छा, सो विच बुक्स वी हैव टू रीड एट इनिशियल स्टेज ऑफ लॉ। देखिए आप लोग के जो एकेडमिक, ये मूडिंग से थोड़ा हट के क्वेश्चन है बट स्टिल आई विल एड्रेस। जो आप लोग की एकेडमिक बुक्स है ना, इफ यू फोकस ऑन दैट यू विल गेट अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग वो सारी चीजें, कॉन्स्टिट्यूशंस है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल प्रोसीजर, क्यूएसओ, सीआरपीसी, ये सारी चीजों को बेसिक लेवल पे पढ़ लेंगे ना योर लेक्चर्स, यू विल गेट अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ। आगे जो से चीजें निकलती हैं वेरी डिफरेंट केस, ठीक है। अच्छा, सो एनी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट दैट यू कैन शेयर अबाउट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। फ्यूचर रेफरेंस के लिए मेहरान साहब, मैं आपको ना एक काम करता हूँ, इस लेक्चर के बाद में ना मैं आप लोगों को एक सैंपल्स भेज दूंगा। सैंपल्स किस चीजों के भेजूंगा? मैं आप लोगों को एक प्रोपोजिशन भेजूंगा जो मैंने अपने मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन मोटर के करियर में फेस की थी, एंड वो आप लोग पढ़िएगा। आप लोग उस पर टाइम लगा के अपने तरीके से मेमोरियल इस पे बनाएं एंड आप लोग इसके ऊपर मेमोरियल बना के इसको कंपेयर करिएगा विद माय मेमोरियल। मैं आप लोग को अपना मेमोरियल भेज दूंगा, फिर आप लोग देखें कि एक ही इशू को उस पर मैंने रिसर्च कैसे की है, मैंने उस पर केस लॉ कौन कौन से निकाले हैं, मैंने उस पर क्या चीजें कैसे एड्रेस किया, मैंने फॉर्मेट कैसे किया है। फिर आप लोग अपने आर्गुमेंट से कंपेयर करें। हो सकता है आप मेरे से बेहतर रिसर्च कर लें, हो सकता है आपको ऐसी जजमेंट मिल जाए जो मैं नहीं ढूंढ पाया, ऐसे भी हो सकता है।
मगर ऐसा भी हो सकता है आप लोग कुछ चीजें मेरे से सीख सकें कि मैंने उस चीज को टैकल कैसे किया है, मैंने अपने इशू को किस तरीके से बयान किया है, मैंने ब्रेक डाउन कैसे किया, इससे आप लोगों को बड़ी हेल्प होगी। मगर अगेन हर बंदे का अपना स्टाइल होता है, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा मेरे स्टाइल को कॉपी करें। लीगल ड्राफ्टिंग का और एडवोकेसी ना एक आर्ट है। आप किसी भी दो आर्टिस्ट को देख लेंगे ना, दो सिंगर्स को देख लें, दो पेंटर्स को देख लें, हर बंदे का अपना स्टाइल होता है अपने आर्ट फॉर्म को एक्सप्रेस करने का। वकालत भी ऐसे है, आप बड़े वकीलों को देखें, वो बड़े मुख्तलिफ अंदाज में ना अदालत से बात करते हैं, बड़े मुख्तलिफ अंदाज में वो अदालत के सामने बहस करते हैं। तो इस तरह से मैं ये नहीं कह रहा मेरी चीज को रेप्लिकेट करें, मैं ये कह रहा हूँ जो चीज आपको बेहतर लगे मेरी, उससे जो आप लोग, जिससे आप लुत्फ अंदोज हुए, वो चीजें आप अपने ड्राफ्ट्स में और अपने एडवोकेसी चीजों में कर लें इंटीग्रेट। Further guidelines about mooting, definitely you will have my number, so you guys are free to contact me anytime. You can take it from Abdullah. अच्छा Abdullah का ही question हुआ कि most of people think mooting is something different from real courtroom litigation. Is this true? एक बुनियादी लेवल पे नहीं। आप किसी अदालत में जाते हैं, आपके अदालत में जाने का मकसद होता है आप अदालत को कन्विंस करें कि रोशान साहब का क्वेश्चन है, मैं इसको एड्रेस करके आप मेरे से प्लीज सवाल पूछ लीजिएगा। सो बुनियादी लेवल पे अदालत में आप कोर्ट से रिलीफ लेने जाते हैं, अपने क्लाइंट को रिलीफ देने चाहते हैं, आप कोर्ट को कन्विंस करने जाते हैं कि ये चीज ऐसे है, ये लीगल पॉइंट ऐसे है। एंड इस हद तक मूट कोर्ट में भी यही होता है। बिल्कुल, आप अदालत में आप मूट कोर्ट में जाते हैं, आपको लीगल पॉइंट मिला होता है, इश्यूज होते हैं, आप उनको एड्रेस करके आप अपने आर्गूमेंट करते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल सेम है, बट हमारी असल अदालतों में और बड़ी चीजें हैं जो डिफरेंट होती हैं। बड़े फैक्टर्स होते हैं, तो उनका मैं वजाहत तो करना पसंद करूंगा नहीं, बट एट यहाँ पे, बट यस चीजें डिफरेंट होती हैं। बट जो बुनियादी लेवल है ना, जो चीज आपको एज ए स्टूडेंट सीखने के लिए चाहिए वो मूटिंग में मौजूद है। बेसिक वकालत करने के लिए ना, लीगल वकालत, वो आपको मूटिंग प्रोवाइड कर देगा ना बेसिक लेवल, क्योंकि आपको ड्राफ्टिंग आ जाएगी, रिसर्च आ जाएगी, एडवोकेसी आ जाएगी, और ये 3 कोर चीजें हैं जो किसी वकील को आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती, इज नॉट अ लॉयर। तो ये चीज आपको सिखा देगा, तो उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। स्टूडेंट लेवल पे अगर आप ये 3 चीजें सीख रहे हैं ना, दैट इज मोर देन, बहुत है। अच्छा रुशान साहब, आपका क्वेश्चन था, प्लीज अगर आप पूछ लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आई कैन तो पूछ लें। Assalamualaikum, sir. अस्सलाम। Sir, I wanted to ask that what is the importance of case study in the advocacy? हाँ, देखिए, कॉमन लॉ सिस्टम में हम हमारे सुप्रीम कोर्ट और जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है वो कॉमन लॉ सिस्टम पे चलता है, ठीक है। आज एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है ना, वो फर्दर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर एक स्मॉलर बेंच है, हाई कोर्ट्स के ऊपर, सिविल कोर्ट्स के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है। इसीलिए एक तो होता है स्टैट्यूट, जो कानून लिखा गया है, हमारी पार्लियामेंट ने बैठ मजलिस शूरा ने बैठ के लिख दिया है, उसकी फर्दर वजाहत आपको केस लॉ में मिलती है। तो केस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगर एक चीज को एक तरीके से इंटरप्रेट करना चाह रहा हूँ ना, और केस लॉ में उसमें उस तरह से किया है, तो उसकी बड़ी लीगल वैल्यू होती है, क्योंकि अदालत के सामने यही चीज आई है, उसने उस चीज को इंटरप्रेट इस तरीके से किया है, तो उसकी एविडेंशियली वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये वैल्यू इसकी होती है, कन्विंस करने के लिए, अपने मुद्दे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये चीज चाहिए होती है कि केस लॉ, अगर मेरे खिलाफ आज एक सुप्रीम कोर्ट का केस होएगा जिसके ऊपर 11 मेंबर बेंच का जजमेंट है, तो दैट इज समथिंग जो उससे मुझे होएगा कि मैं जजमेंट को टैकल कैसे करूं, ये तो मेरे खिलाफ जा रही है, लीगल पॉइंट जो एस्टैब्लिश है, जो कोर्ट ने एस्टैब्लिश हुई है, दिस इज अगेंस्ट मी। तो ये चीजें बड़ी जरूरी होती है, ठीक है। And इसकी ये वैल्यू होती है कि इट हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू इवन इन अ मूट कोर्ट, स्पेशली इन अ मूट कोर्ट, जहां पे आप केसेस के थ्रू ही खुद भी अंडरस्टैंड करते हैं, अपने आर्गुमेंट्स भी निकालते हैं। एंड अक्सर होता है आप केस लॉ पढ़ते हैं तो पूरा आर्गुमेंट केस लॉ के थ्रू मिल जाता है। कोई चीज होती है उसके ऊपर तो कोर्ट ने पूरी वजाहत की होती है, आपको पिछले पिछले 30-40 साल के केस लॉ दे दिए होते हैं, तो इस चीज से, इस तरीके से आपको बड़ा हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, so in MOOC we participate in groups where one person do all the research and speakers only have the basic ideas research that made them less confident arguments. So what can we do in such case? देखिए, मेरे नजदीक ना, अगर मैं एक मूट की टीम में हूं तो मैं उतनी ही रिसर्च करता हूं, इफ नॉट मोर देन माय रिसर्चर। इसकी वजह यह है क्योंकि मुझे पता है रिसर्चर तो विल बी सिटिंग साइड पे, जजेस विल बी ग्रिलिंग मी, सवाल मेरे से पूछ रहे होंगे, इसलिए डर मुझे ज्यादा होता है कि अगर मुझे ही नहीं पता होगा ना, तो आई एम द वन जिसको एम्बैरेसमेंट फील होगी कि मैं इस चीज को एड्रेस नहीं कर पाया। तो आई ऑलवेज वर्क हार्ड एंड बिलीव के इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसर्चर, स्पीकर, हर बंदा इक्वली कंट्रीब्यूट करे।
अगर आप एक मूट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, एंड आप सिर्फ कोई रिसर्च नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, एंड यू जस्ट सिटिंग देयर, आपकी कोई लर्निंग नहीं हुई. इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्चर ट्रैक पे बोलना शुरू हो गया है, लिख के बता दे डिविएट फ्रॉम आर्ग्यूमेंट, चेंज आर्ग्यूमेंट, इस तरीके से. और सारी चीजों को लेबल करना, डॉक्यूमेंट्स को, चीजें निकालना, ये सारी चीजें रिसर्चर का काम होती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर बंदा इक्वली काम करे. एक टीम को बनाने के लिए ना सिर्फ एक रोल नहीं होता, तीनों को एक साथ काम करना होता है. शुड आई जॉइन द मूड कोर्ट एज अ सेकंड सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट? बिल्कुल, आपको बिल्कुल अभी से ही स्टार्ट कर लेना चाहिए, कोई मसले की बात नहीं है. जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, जितना जल्दी एक्सपोजर मिलेगा, उतना आपके लिए बेहतर है. मैंने भी अपने सेकंड सेमेस्टर में ही मूटिंग स्टार्ट की थी, उससे पहले मुझे मूटिंग का कुछ नहीं पता, और मैं अपने सीनियर्स के खिलाफ एज ए सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट मैं compete कर रहा था, मगर मैंने फिर भी किया, क्योंकि इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता. आप सीखें, मेरी उसमें लर्निंग हुई, वही मैटर करता है. तो ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं. ठीक है. Every party's case has some loopholes that are against a specific party. How to counter them? Wonderful question. एक अच्छा मूटरी वो होता है जो अपनी केस की वीकनेसेस को उठा के अपनी फेवर में यूज कर सके. ठीक है. अक्सर तो ऐसी चीजें होती हैं जो आपके बिल्कुल खिलाफ जाती है. ठीक है. करना क्या है, जो चीज आपके बिल्कुल खिलाफ है ना, आप उसको कंसीड करते हैं. पूरे इशू को एड्रेस ना, पूरे इशू को कंसीड नहीं करना. आपने बड़ी स्पेसिफिक चीजों को उठा के कंसीड कर देना. ठीक है, योर लॉर्डशिप वी एग्री. जिस पे आपके खिलाफ 10 केस तो हैं, स्टैट्यूट आपके खिलाफ कह रही है, उस पर आप जाके क्या बहस करेंगे? आपके खिलाफ हो तो मान जाए. बट यूजुअली क्योंकि इश्यूज बैलेंस्ड होते हैं, तो कोई ना कोई रूम छोड़ा होता है कि आप उस इशू के दूसरे एलिमेंट पे बहस कर लें, आप उस इशू की दूसरी चीजों को एड्रेस करके या निकाल के आप आर्ग्यूमेंट पुट फोर्थ कर रहे हैं. बट ये चीज आपको कैसे मिलती है? ये सारी चीजें तभी मिलती हैं जब आप अपने चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, जब आप केस लॉ निकालते हैं. तो अगेन, ये केस बाय केस बड़ा वेरी करता है. कुछ इश्यूज होते हैं जिनमें लूप होल्स आपको नहीं मिल पाते हैं, तो फिर आप फोकस करते हो बाकी इश्यूज पे. एक एक आई हैड मेरी मोड प्रोपोजिशन थी, उसमें एक इशू तो बिल्कुल ही था ना, यानी मैं कुछ मिल ही नहीं सकता. 100% जुरिस्प्रूडेंस डेवलप ही थी मेरे खिलाफ. मैं क्या करता था, मैं 10 मिनट मिले थे, मैंने 8.5-9 मिनट पहले इशू पे लगाया, मैं इस इशू पे फोकस करूं क्योंकि मेरे फेवर में, और दूसरे में जाके कोई ना कोई माइनर इंट्रिकेसीज पे बोल दूं तो जज को ज्यादा टाइम भी ना मिले मुझे उस पे ग्रिल करने का. बट ये बड़े रेयर केसेस होते हैं, ये बहुत रेयर. ऐसा केस मिलना ना 1 in 100 है कि आप जाएं और आपको ऐसा केस कोई इशू मिले जो बिल्कुल आर्ग्यूबल ना हो. फिर मूड कोर्ट का मजा नहीं आता. मूड कोर्ट का मजा ही तब आता है जब दोनों साइडें बैलेंस्ड हो, दोनों साइडों पे स्ट्रॉन्ग लीगल आर्ग्यूमेंट्स हो जो एक दूसरे की फेवर में जाते हो, केस लॉज हो, और फिर आप जाके आर्ग्यू करें, और फिर इट कम्स डाउन टू कि आपकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी. ठीक है. तो ये चीजें होती हैं. मैं आज जो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन को कर रहा था, वो मिलिट्री ट्रायल्स की लीगैलिटी के ऊपर था, जो रिसेंट, अगर आपने जवाद ख्वाजा वाली जजमेंट पढ़ी हो ना, तो उसमें मैं कह सकता हूँ दोनों साइड्स ना अलग अलग तरीकों से बड़ा अच्छा अपने फेवर में यूज कर सकती हैं. तो वो मूड ऐसा था जो जज करके मजा भी आया. एंड एज ए स्पीकर भी, जब मैं ऐसी प्रोपोजिशन में होता था ना जो दोनों साइड इक्वल हो, तो मुझे मजा आता था एज ए स्पीकर बोलने का. सो यस. अच्छा, मैं ग्रेजुएट हो गया, मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ था, एंड मेरा था यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से लाहौर के अंदर. सो यस, मैं लॉ फील्ड के अंदर भी आ गया, मैंने प्रैक्टिस पहले भी की थी. बट यस, दैट इज अबाउट मी. अगर और किसी के सवाल हैं तो प्लीज, किसी ने हैंड रेज किया था, सॉरी मैं उसको एड्रेस नहीं कर सका था, तो प्लीज पूछ लें. रोशान आपका है? मुझे 2-3 लोगों के हैंड रेज नजर आ रहे हैं. Sir, I wanted to that case study and case law is a similar thing or something different. देखिए, दो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है. केस स्टडी तो ये होती है अक्सर के, केस स्टडी कभी कभी ये होती है कि आप एक केस को पकड़ते हैं और आप उसको ना एनालिसिस कर लेते हैं अपना, केस केस के मैं लीगल इम्प्लीकेशंस देखूंगा, हिस्टोरिकल इम्प्लीकेशंस देखूंगा, तो ये उसकी केस स्टडी हो गई. केस स्टडी रिसर्च थीसिस के कॉन्टेक्स्ट में भी आती है, जो प्रॉपर रिसर्च होती है, डॉक्ट्राइनल रिसर्चेस, उनके कॉन्टेक्स्ट में होती है कि आप एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांस को उठा के उस पर पूरी अपनी इन डेप्थ रिसर्च करते हैं. केस लॉ जो होता है ना, वो रेफर करता है जो एक अदालत देती है. तो इसको इस हद तक डिफरेंशिएट करें, केस लॉ इज दैट एंड केस लॉ बोले. केस स्टडी, अगर आप एक मूट कोर्ट में केस लॉ रेफर करें ना जो जज का है, उसको केस स्टडी नहीं बोलना, उसको केस लॉ ही बोल.
if one can't answer a question, can he defer the question to the second speaker? देखें, दो चीज होती हैं, ऐसे अक्सर होता है। होता क्या है, अगर आपको एक सवाल का जवाब नहीं आ रहा ना, तो आप इंस्टेड के अपने दूसरे स्पीकर बेचारे के ऊपर डालें, उसको भी ना आता हो ना, तो इससे बेहतर आप जज को कंसीड कर दें। मैंने आपको पहले बताया कंसीड करने में कोई इशू नहीं है। कंसीड अगर आप कहें जिस पे इल्म नहीं है तो दैट इज ओके, कर दें। बट इस ये है कि आप फर्स्ट स्पीकर बोल के जाएं कि मेरा सेकंड स्पीकर आके बोल देगा, एंड आपका सेकंड स्पीकर आके अगर नहीं बोल पाता ना, तो फिर वो आप लोगों के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होगा। जज भी माइंड करते हैं कि इसने तो बोला था आपका सेकंड स्पीकर आके कर देगा। तो बड़े कॉन्फिडेंस से ये चीज कहें कि फॉर एग्जाम्पल थर्ड इशू आप 1 और 2 करें, वो 3 और 4 कर रहा है, इशू 3 से सवाल पूछ रहा है, फिर आप कहें माय सेकंड स्पीकर विल एड्रेस, क्योंकि उसका इशू में चीजें मैंने तो इस पर किया ही नहीं है ना रिसर्च, तब एक्सेप्टेबल है। बट वरना आप बेचारे दूसरे स्पीकर पे ना डालें अगर आपको भी नहीं, आप श्योर नहीं कि उसको चीज आती है कि नहीं आती। हाउ कैन वी गेट एन अपॉर्चुनिटी मूविंग फ्रॉम आउटसाइड यूनिवर्सिटी इफ आवर यूनिवर्सिटीज अनअवेलेबल फॉर अपॉर्चुनिटीज? देखिए, आप मूव्स ना अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में भी कर सकते हैं। आप लोग मूव्स के लिए आपको बड़ी बेसिक चीजें चाहिए। आपको अगर आपकी इंस्टीट्यूशन इज ओके विद यू गाइस गोइंग तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है, रजिस्ट्रेशन फीस का है, कॉस्टली हो सकती है। तीसरी चीज प्रिंटिंग में है, उस पर पैसे लगते हैं, ट्रैवल के अलग एक्सपेंसेस हैं, तो कुछ हद तक यस एक्सपेंसेस आ सकते हैं आपको। बट मगर जरूरी चीज ये है कि आप अंडरस्टैंड करें कि अपॉर्चुनिटी को अवेल कितना अच्छा आप करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। मुश्किलें आएंगी आपको, उसके यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू आए, आपको ट्रैवलिंग में इशू आए, आपको प्रिंटिंग में इशू आए, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं ना, उसमें आपको बड़ी मरहलों का सामना करना पड़ेगा। एंड मूड कोर्स को आप अगर इंट्रोडक्शन ले लें एंड किसी ना किसी तरीके से रास्ता निकाल के जाए, रास्ता हमेशा मिल जाता है। मैंने भी काफी मूड्स अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में ही किए थे, तो ये चीजें दीज आर ओके। ये सारी डिफिकल्टीज आती हैं, मगर आप उसके बावजूद अपने मकसद से नहीं हटते, तो ये सारी चीजें ना दे कैन बी एड्रेस्ड, आई बिलीव। अच्छा, देखिए, ये जो बायसेस वाली आपने बात की है ना, मैं स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स का नाम तो नहीं लेता ना, मैं किसी एग्जांपल पे आपको दे सकता हूँ, मगर ऐसी चीजें होती हैं। ऐसी चीजें आपको बायसनेस हो, कोई और अदर फैक्टर हो, इसका आपको सामना करना पड़ेगा। एंड कुछ चीजें होती हैं जो आपको लाइफ में एक्सेप्ट करनी होती है, आप उनके बारे में कुछ कर नहीं सकते। तो इन चीजों पर मैं यही कहूंगा, बड़ी अनफॉर्चुनेट है, नहीं होनी चाहिए, मगर अगर आप उनका सामना कर रहे हैं तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज लाइफ। लाइफ में आपके साथ ऐसी अनफेयर चीजें होती हैं, तो मूड से आपको ये फायदा है कि आपको थोड़ा टेस्ट मिल जाता है कि आपके साथ फ्यूचर में भी ऐसी चीजें होनी है। वकालत में बड़ी अनफेयर चीजें होती हैं, तो ये चीजें नॉर्मल है, इनको एक्सेप्ट करना होता है। आप जिन चीज को चेंज नहीं कर सकते, आप उनके फिक्र ना करें। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ मेरी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी हो, मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ मैं फुल मेहनत के साथ जाऊं, और मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि मैं अपना 100% दूं, ताकि मैं आगे के लिए प्रूव करूं, ठीक है। ताकि ऐसा अक्सर होता है कि अगर एक बिल्कुल वन साइडेड मैच है ना, तो अक्सर तो अगर बायसनेस आना भी चाहिए तो नहीं आ पाती। तो दैट इज ऑल यू कैन डू। मैं बायसनेस को, इन चीजों को कंसिडर भी नहीं करता। होनी होगी हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो आप अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर हुई है तो फिर आप इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। तो जिन चीजों को फिक्स नहीं किया जा सकता, उन पे सोचने का भी कुछ वेस्ट ही होता है मेरे नजदीक टाइम। अच्छा, नेक्स्ट है, इन इशू 1 and 3 are linked as same as 2 are linked distribution that manner except as। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल, कि मैं भी ऐसे करता था। इशू 1 मेरे साथ, मैं इसकी मिसाल देता हूँ, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में मूव करने गया था। इशू 2 और 3 जो थे ना, 2 और 3 वो एक दूसरे से बड़े लिंक्स थे। मैंने कहा ये तो एक स्पीकर को एड्रेस करना होगा ताकि बेहतर तरीके से वजाहत हो और लिंक ना टूटे ना। मैं इशू 2 का आधी बात कर रहा हूँ, 3 में आके आधी बात हो रही है, तो लिंक ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने एक मूड पे ऐसे डिवाइड किया था, 1 and 4 मैंने एड्रेस किया था, मेरे दूसरे स्पीकर जो थे उन्होंने किया था इशू नंबर 2 and 3, एंड इस पे कोई इशू नहीं हुआ था। ज्यादातर मूड्स में ऐसा इशू नहीं होता। आप लोगों को ये पढ़ना जरूरी है कि आप जाके रूल्स एक बार चेक कर लें। कुछ मैंने कभी देखा नहीं, मगर हो सकता है कि पहले 2 इश्यूज फर्स्ट स्पीकर ही कर रहा है, तीसरा चौथा सेकंड स्पीकर ही कर रहा है। वेरी रेयर, बट हो सकता है। बट इसमें कोई इशू नहीं है। आप जिस इशू से ज्यादा कंफर्टेबल है आप बोलें। अगर हाँ, एक और चीज, अगर समझे 3 इशू है तो आपने देखना कि सबसे मुश्किल इशू कौन सा हमारी साइड पे। फॉर एग्जाम्पल इशू 1 and 2 है जो हो जाएगा, मगर इशू 3 को ज्यादा टाइम की जरूरत है, तो फिर एक स्पीकर इशू 1 and 2 कर ले और दूसरा स्पीकर इशू 3 कर ले, क्योंकि एसिमेट्रिकल है ना, दोनों दो इश्यूज नहीं किए जा सकते, तो इस तरीके से आप डिवाइड कर। अच्छा अच्छा, इसकी मिसाल भी देता हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी में था, इशू 1 and 3 वर कंपेरेटिवली लेसर। वो मैंने वो एड्रेस कर लिए थे, मेरे दूसरे स्पीकर ने सिर्फ एक इशू एड्रेस किया, इशू 2, एंड वी स्टूड रनर अप आउट ऑफ लाइक 50 or 60 टीम्स। तो ये चीजें सारी वैलिड होती हैं। कैन वी गेट योर नंबर फॉर फर्दर वैलिड क्वेश्चन? बट यस, बिल्कुल, मैं नंबर आप अब्दुल्ला से ले लें, ही कैन शेयर इट विद यू। If any of you guys have ever have any questions, you guys are
more than welcome to ask when to start practicing. देखिए प्रैक्टिस अगर आपने स्टार्ट करनी है ना तो प्रैक्टिस आपसे तब स्टार्ट करें प्रैक्टिस जब आप यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाए. प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आपको बड़ा टाइम लगता है उसमें. इंटर्नशिप्स कर लें, लाल टाई पहन के जाइएगा प्लीज. अगर आप इंटर्न है, आपको लाइसेंस नहीं मिला तो आप इंटर्न ही कहलाएं. रूल्स की खिलाफ वर्जी करने की जरूरत नहीं है. आप वकील काली टाई पहन के वकील प्रटेंड मत करें. एक तो ये जुर्म भी है, ऊपर से ये एथिकली भी गलत होता है. ठीक है. When should second year do during semester break? हमारे टॉपिक से हट रहे बट रिगार्डिंग बिकॉज मैं आप लोगों की हेल्प ही करना है यहाँ पे, तो आई विल एड्रेस दिस इज वेल. सेमेस्टर ब्रेक के दौरान किताबें पढ़ें, कोर किताबें पढ़ें, एक्सेस टू जस्टिस पढ़ें, आप फजल करीम साहब की किताबें पढ़ें, आप ऐसी एस.एम. जफर साहब की किताबें पढ़ें. ये कोर किताबें पढ़ें जो आपको लीगल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती हैं. सालमेंट की जो स्टूडेंट्स पढ़ लें, बेसिक लॉस की अंडरस्टैंडिंग ले लें, लेक्चर्स ले लें, वर्कशॉप्स अटेंड कर लें लीगल. ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी. एंड इनिशियल लेवल पे आपको यही करने की जरूरत होती है इंस्टेड के आप जाके अभी अदालतों में पेश होने लगे. एक तो आप पेश हो नहीं सकते, दूसरा ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं आएगी. जब तक आप सीपीसी सीआरपीसी नहीं पढ़ लेते ना तब तक आप इंटर्नशिप भी ना करें मेरे नजदीक. अच्छा, आप में से किसी और को और क्वेश्चन है, कोई और चीज मैं आप लोग को एड्रेस कर दूं? आई थिंक हमारा टाइम तो इज अबाउट टू एंड. मैं आप हमें बता सकते कितना टाइम रह गया फॉर द मीटिंग कंक्लूड्स? सर अबू हुरैरा का कोई क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम कंक्लूड करते हैं. श्योर. अबू हुरैरा प्लीज पूछें. सर अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैंने ऑलरेडी 2-3 मैसेजेस किए थे बट वो फ्लो में शायद आपने देखे नहीं. मेरे बेसिकली 2 क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे लगता है कि मुझे करने चाहिए. फॉर अ बिगनर, एक जो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी सेमेस्टर सिस्टम में स्टूडेंट है, अगर वो मूड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो आप कोई 3-4 बेसिक पॉइंट्स बता सकते हैं जिस पे उसकी ग्रिप अच्छी हो, जिस पे वो ग्रिप अच्छी रख के उसमें कम्पीट कर सकते हैं. और सेकेंडली सर, जब हम किसी केस में कोई रेफरेंस केस ऐड कर रहे होते हैं, लाइक किसी केस का हवाला दे रहे होते हैं केस में, तो हमें पूरा केस की डॉक्यूमेंट्स लाइक एज अ एग्जांपल या एज अ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है या सिर्फ उसकी जजमेंट? अच्छा सवाल है आपका. अच्छा, पहली मैं आपको टिप्स है ना बिगिनर के लिए, वो यही है कि इन 3 कोर एसेंशियल में फोकस करें. रिसर्च, मेमोरियल ड्राफ्टिंग एंड योर ओरल राउंड. ठीक है, इन 3 चीजों पे मेहनत करें और टाइम के साथ आपको आएगा. ये बड़ी जरूरी चीज है. देखिए कुछ चीजें ना टाइम के साथ आती हैं. मैं इनिशियली मेरा जो पहला मेमोरियल आप देखेंगे ना जो मैंने सेकंड सेमेस्टर में बनाया था, मेरा आखिरी मेमोरियल देखें जो मैंने बनाया था, जमीन आसमान का फर्क होगा. एंड इसमें मैंने ऐसा नहीं है मैंने इस टाइम फ्रेम के अंदर मैंने किसी और से जाके मेमोरियल लिया हो, किसी और से जाके मैंने कुछ किया हो. सिंपल सी चीज है, मैंने ज्यादा प्रैक्टिस की, मैंने अपने आप को इंप्रूव किया. ओवर टाइम नेचुरली मेरा स्किल डेवलप हुआ. तो ओवर टाइम ना चीजें डेवलप होती हैं, रिफाइन होती हैं, आप खुद देखते हैं, आपको खुद अंडरस्टैंडिंग आती है. दैट इज ओके. ये चीज आपके लिए बड़ी जरूरी है कि ओवर गिव इट सम टाइम, वक्त के साथ आप सीखेंगे. ठीक है. दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट वो ये है कि जस्ट गो, ट्राई योर हार्डेस्ट, एंड आगे जो होएगा आप सीखेंगे. आप जीतेंगे तो आप सीखेंगे, आप हारेंगे तो सीखेंगे. मैं जब इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं 4-5 मूड्स में मैं कंटिन्यूअसली जीतता आया था, तो मैं हारा ही नहीं था. तो जब मैं पहली दफा एक मूड हारा था ना कि मैं एलिमिनेट हुआ था, वो जो उसमें बड़ा मुझे फील हुआ था. मैं आपको बड़ी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं. मगर मैं अब इस चीज के लिए बड़ा खुश हूं कि मैं वो मूड हारा था, क्योंकि मेरी उस हार ने जो मेरी जो डेवलपमेंट की थी ना कैरेक्टर की, पर्सनैलिटी की, एक हार को बर्दाश्त कैसे करना है, वो मुझे मेरी जीत से भी ज्यादा मुझे उस चीज ने सिखाया. तो ये चीजें मैटर नहीं करती. आप बस जस्ट गिव इट योर ऑल, सीखने के लिए जाएं, इंशाल्लाह सीखेंगे और ये चीज मैटर करती है. दूसरा सवाल आपका क्या था? सर दूसरा सवाल ये था कि जब हम कोई केस की एग्जांपल दे रहे होते हैं केस फाइल में. जी. सो देखें, आप केस को जब रेफर करें ना, मिसाल देता हूँ. एक केस है मोहम्मद मुबीन सलाम वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, PLD 2006 समथिंग. ये तकरीबन 250 सफों का तो सिर्फ केस है. अब मैं ये केस पूरा नहीं पढ़ रहा. ठीक है. मैं करता क्यों, मैं इनिशियली पेज जजमेंट के स्टार्ट पे हेड नोट्स नहीं, मैं जजमेंट के स्टार्ट पे जाके कुछ अंडरस्टैंडिंग ले लेता हूं कि इस जजमेंट में फैक्ट्स क्या थे, ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो ये बात क्या हो रही थी, केस था किस चीज का. और मैं आखिरी के ना कुछ 15 या 10 पैराग्राफ्स पढ़ के अंडरस्टैंड लेता हूँ कि एंड में कोर्ट ने होल्ड क्या किया. और फिर मैं जो रेलेवेंट पैराग्राफ है ना वो जाके पढ़ूंगा कि अगर मैं ये कोट कर रहा हूँ सर्विस ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 212 के कॉन्टेक्स्ट में होती क्या है, तो मैं ये पढ़ूं कि कोर्ट ने इसके कॉन्टेक्स्ट में बोला क्या था. कंट्रोल F करके 212 करके मैं देख लेता हूँ और मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. क्या मिला? केस की नौयत मिल गई, केस का डिसीजन मिल गया और अपना अंडरस्टैंडिंग मिल गई जो मेरे से रेलेवेंट चीज है. मगर ये सिर्फ उन सूरत हाल में जब केस लॉ बहुत बड़ा हो. PLD 1988
सुप्रीम कोर्ट 416 है, बेनजीर भुट्टो वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये भी बहुत लेंथी जजमेंट्स है। अब लेंथी जजमेंट्स पूरी ना पढ़े, जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, मूड के लिए आपके पास 30-40 जजमेंटें होंगी जो आपको करनी होगी प्रेजेंट, मगर इस लेवल तक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें। जहां 15 या 10 पेज की सिर्फ जजमेंट है छोटी सी, वो तो आप पढ़ ही सकते हैं, इतना तो आपके अंदर होनी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए ताकि आपकी जजमेंट रीडिंग स्किल भी डेवलप हो। बट जो लंबी है मूड के लिए रहने दें, जनरली आपको ये लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़नी चाहिए, आपको बड़ा फायदा होता है लॉन्ग रन। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है? इनिशियली व्हाट थिंग जी अच्छा प्लीज पूछें। when you were talking about tips for beginner, then you mentioned I think 3 tips. One I couldn't get. One was research, and second one was memorial drafting. What was the third? योर ओरल प्रेजेंटिंग स्किल्स, आप कितने अच्छे से बोल सकते हैं, जो अल्टीमेटली मूटिंग एंड यही होता है कि आप जाके बोलते हैं, राइट? तो ये चीजें तीनों जो है ओवर टाइम आएंगी, विद एक्सपीरियंस आएंगी। एंड अगर आपने ओरल रिसर्च को इंप्रूव करना है ना, आप ऑनलाइन जाए, सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स खोलें एंड जाके देखें कि असल वकील कैसे बोल रहा है हमारी अदालतों में। फिर आपने अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखना ना, तो एक कंपटीशन है एम्स मूट कोर्ट कंपटीशन, AMES स्पेस मूट कोर्ट कंपटीशन। ये वन ऑफ द फाइनेस्ट मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन है इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द फाइनेस्ट, ठीक है? एंड इसमें जाके देखिए स्पीकर्स बोल क्या रहे होते हैं। मजे की बात आप लोगों को बताता हूँ, आप हमें लगता है कि सिर्फ हमें टेंशन होती है, हम प्रेशर लेते हैं। एम्स मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मूटर्स बोल रही थी, वेरी लर्नेड फ्रॉम लाइक ऑक्सफोर्ड और समथिंग, वो रोस्टरूम के ऊपर बेहोश हो गई। इंसान थी ना, हर बंदा इंसान होता है, वो भी प्रेशर लेती। हमें लगता है कि ये किसी बड़े ओहदे पे आ गए हैं, बड़े इदारे में बोल रहे हैं तो उनको टेंशन नहीं होती, रोबोट्स बन जाते, ऐसे नहीं है। हर बंदा टेंशन लेता है, डर को ओवरकम करना होता है। तो यही है, जितने अच्छे से आप अपनी डर को सप्रेस करके बहादुरी से बोल सकेंगे, उतना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना बेहतर आप परफॉर्म करेंगे। तो ये चीजें सारी मैटर करती हैं। विद जजमेंट टू रीच से देखिए, हमारा लीगल फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए एक जजमेंट नहीं है, आपको डिपेंड करता है कि आपके प्रोपोजिशन में अगर फॉर एग्जांपल मर्डर के रिलेटेड है 302 के, तो आपको 302 की जजमेंट्स पढ़नी होंगी, उसके केसेस लॉ पढ़ना होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के उन प्रोविजंस की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक ऐसे नहीं कह सकता कि आप मूड के लिए ये चीजें देख लें। कॉन्स्टिट्यूशन मेजोरिटी में आता है, क्यों? हमारा सुप्रीम लॉ है, सारी पावर से डिराइव हमारी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर करता हूं उससे है। तो वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मेजोरिटी हद तक होनी चाहिए, क्योंकि उससे आपको बेसिक वो हो जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जरूर पढ़ें, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पढ़ें, 199, 184 फंडामेंटल राइट्स पढ़ें, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी पढ़ें, सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो बनी है वो पढ़ें, CCI है, फेडरल शरीयत कोर्ट तो खैर जुडिशियल बॉडी है, आपकी फाइनेंस कमीशन है। खैर ये तो बड़ी डिटेल वाली चीजें हैं जो आपकी स्पेसिफिक प्रोपोजिशन होगी, अगर आप उसके रिलेटेड चीजें पढ़ लेंगे आपको अंडरस्टैंडिंग उसकी आ जाएगी, एंड फॉर लाइफ होगी। मैंने आज तक जो मूड किया ना, मुझे अभी तक याद है पहले से लेके आखिरी मूड तक कि मैंने उसमें क्या बोला था, क्यों? मैंने उसमें खुद काम किया था। मैं जब कोई चीज पढ़ रहा होता ना अपनी एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सिटी के, मुझे वो चीजें भूल जाती हैं, बट जिस चीज में मैंने ओरली जाकर अदालत के सामने पेश किया होता है ना, आप कभी नहीं भूलते। आप मुझसे आज पूछ लें उसमें क्या आपका आर्गुमेंट था, मैं बता सकूंगा। एंड लकीली मेमोरियल भी पढ़ा है। आज कल को मेरे ऊपर कोई पंजाब एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का केस आता है, मेरे पास वही मेमोरियल पढ़ा है, और मैं उससे निकाल के अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेके शुरू से बिगिन नहीं करना पड़ेगा, मैं एक लेवल ऑफ होएगी स्टार्टिंग, ठीक है? विच मूड सोसाइटी इज बेस्ट फॉर बिगिनर्स? देखिए, आपकी जो इंस्टीट्यूशन की मूड सोसाइटी, आप पहले उसमें जाके देखें, अगर वहां पे अच्छा सिस्टम है तो बिल्कुल अडॉप्ट करें। इंटरनेशनल लेवल पे जो सोसाइटीज होती हैं वो आप लोग देख लें, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, तो आप उनमें से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपोजर है उनमें, आपको सीखने का मौका मिलेगा, तो ये चीज मैटर करती है। अच्छा, देखिए जो स्किल्स थे वो तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, जो आपको बताए थे, ड्राफ्टिंग, रिसर्च और आपकी जो ओरल स्पीकिंग स्किल्स हैं, ये तीनों चीजें पे टाइम आती हैं। अच्छा, AI टूल, हाँ, कैन यू बता दूं AI टूल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस पे जो आप लोगों को चीज बोलूंगा वो हो सकता है काफी लोग मेरे से डिसएग्री करें, मगर एट दिस स्टेज आप लोग नहीं यूज कर सकते क्या कहते हैं, चैट GPT या वो। क्यों? देखिए, चैट GPT एक टूल है जो आपको असिस्ट करता है। आप लोग जजमेंट को भी ना आप लोगों ने समराइज नहीं करवाना है ऐसे। इसकी वजह ये है, अभी आप लोग ऐसे स्टेज में, आप, मैं भी उसी स्टेज में, बाय द वे मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा मैं कोई बड़ा वकील बन गया हूं, मैं भी बिगिनर ही हूं, मगर मैं उससे परहेज इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे अंदर जब तक खुद सलाहियत नहीं आएगी ना एक चीज करने की, तब तक मैं सीखूंगा नहीं। मैं अगर AI के थ्रू अपने फोन पे खोल के मेमोरियल ड्राफ्ट कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट बनवा रहा हूँ, जाके मैं उससे कह रहा हूँ कि मेरा मेमोरियल ड्राफ्ट कर दो, मैंने खुद तो कुछ सीखा ही नहीं है, सारा तो उसने किया है। मेमोरियल का हर लफ्ज,
मैं खुद लिखता था, मैंने ए से कभी नहीं करवाया। जॉब मैक्स चीज आप ये कर लें, आप उसे रिफाइन करवा लें, वो भी मैं कहूंगा कि नहीं खुद ही करें तो बेहतर है, बट रिफाइन कर लें। आर्ग्यूमेंट उससे ना बनवाएं, आप खुद अंडरस्टैंड करें कि मैंने आर्ग्यूमेंट बनाना कैसे है, आप खुद अंडरस्टैंड करें कि मैंने आर्ग्यूमेंट ड्राफ्ट कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, केस लॉ कैसे निकालना है। तो इनिशियल लेवल पे बिल्कुल भी नहीं, यूज करना सीख जाएंगे आप, सीख लें, मुस्तकबिल में यही फ्यूचर है, कोई शक नहीं। एआई बहुत जरूरी चीज है, बट अभी ना करें, मैं आपको लोगों को यही सजेस्ट करूंगा। पहले अपनी सलाहियत बनाएं, उसके बाद आप लोग आगे देखिएगा, ठीक है। एआई वेबसाइट से डिस्कस किया। अच्छा, और भी क्वेश्चन है? टेक वन मोर क्वेश्चन, आई थिंक वील कंक्लूड देन, बिकॉज़ अभी 1 आवर भी हो गया। कोई मेरे से पूछ रहा है? अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल सेशन, वेरी हेल्पफुल, थैंक्स टू होस्ट एंड गेस्ट, व्हिच मूड सोसाइटी। आई थिंक मैंने ज्यादातर एड्रेस कर ही दिया, which are the questions has been addressed by you. जी बस एक रह गया, मैं इस पर एड्रेस कर दूं, मैं इस पर बात नहीं की। व्हाट आर द बेस्ट सोर्सेज टू स्टडी रेलेवेंट केस लॉज एंड फॉलो करंट केसेस? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है, उस पर आप लोग आज ही जाएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं ये रोज करता हूँ बाय द वे, तकरीबन रोज नहीं होता इतना, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाऊं, लेटेस्ट जजमेंट में जाएं एंड आप खोल के जजमेंट्स पढ़ लें। देखें, लॉ जो है ना वो हर रोज डेवलप हो रहा होता है, आप जितना अप टू डेट रहेंगे आपको पता होगा। अब क्योंकि मैं मिसाल देता हूँ, मुझे पता है कि प्रिंसिपल प्रोपोर्शनैलिटी पे मंसूर अली शाह साहब की 2-3 हफ्ते पहले जजमेंट आई जो बड़ी अच्छी है। आप लोगों को शायद ये ना पता हो, आप लोगों ने रीसेंट जजमेंट नहीं देखी। आप लोग रसाले चैनल पे सब्सक्राइब करें, जो मंथली रसाले होते हैं, एंड उनके थ्रू आप ये देखें कि उनको पढ़ें, मंथली क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हाई कोर्ट्स क्या जजमेंट्स दे रही हैं, किन चीजों पे प्रिंसिपल आया है। पढ़ना मुश्किल होता है, मगर इससे आपकी डेवलप होगी। सुप्रीम कोर्ट जो कर रही है आपको इससे अंडरस्टैंडिंग होगी, तो इन चीजों से यू विल स्टे अप टू डेट विद द लॉज, ठीक है। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, रिबटल्स का, सॉरी मैं ये एड्रेस कर लेना चाहिए, बड़ा जरूरी है। रिबटल जो है ना बड़ी जरूरी चीज होती है। आपने अपना पूरा मुद्दा बयान कर दिया, अब जाने से पहले आप इसमें स्पेसिफिकली अपोजिंग काउंसिल को एड्रेस करते हैं। मैं मिसाल देता हूं कि मैं करूंगा कैसे। May I proceed with the rebuttal? Your honorable bench, I would like to address that the respected opposing counsel failed to address the following elements of the law in their submissions. We, in our initial contentions, put forth that Flana is in consonance with the Constitution. However, they have shown no evidence to the contrary to suggest that it is violative of the fundamental framework of the Constitution or the fundamental rights envisaged. Hence, why I would like to further reiterate they have failed to address this element of the law. The case law they have provided is outdated. There is a recent judgment of the Supreme Court on this point against them in our favor. The judgment that they did quote, those facts are not applicable to us. We made 4 submissions. They failed to address 3 of them. 2 of the points they presented, they were irrelevant. No such fact has been given in the fact sheet. They also failed to provide any backing for the argument that they made in this regard. कि मैंने आपको ब्रॉड एग्जांपल्स दिए कि किस किस तरीके से आप किन किन चीजों पे रिबटल कर सकते हैं। उन्होंने लॉ गलत अप्लाई किया है, लॉ अप्लाई नहीं किया, केस लॉ गलत बताया है, कोर्ट को मिसलीड किया है, फैक्ट गलत बताया है, लॉ की एप्लीकेशन गलत की है। मैंने ये 4-5 चीजें बोली थी, उन्होंने उनको बिल्कुल इग्नोर किया है, इनको एड्रेस ही नहीं किया। ये केस उन्होंने बताया, ये केस तुम्हारे पर लगता ही नहीं है, इस केस के फैक्ट्स डिफरेंट थे, मेरे पास हमने जो केस प्रेजेंट किया वो इससे बेहतर है, रिसेंट केस है। ये आप लोगों ने को 2-3 मिनट में करना होता है। रिबटल आप तभी बनाते हो जब आप बैठे हो तो दूसरा अपोजिंग काउंसिल बोल रहा होता है। क्यों? रिबटल तब है जब दूसरी मुखालिफ पार्टी का वकील बोल रहा होता है। मुझे इनिशियल थोड़ी पता है वो आके क्या क्या बोलेगा, कौन कौन से केसेस देगा। तो इसीलिए रिबटल आप बैठ के बनाते हो और स्पॉन्टेनियसली उस वक्त ही। और अच्छा रिबटल वही होता है जो ऑन द वे आप पॉइंट्स पकड़ के अच्छे से नोट करके यू आर एबल टू प्रेजेंट देम। अच्छा, I'll take one more question. What are the feasible ways to understand legal language? Good question. इसके भी अलग अलग टूल्स हैं, बट मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। पहली चीज, ओवर टाइम आपको लीगल टर्म्स नजर आएंगे जो आपको नहीं आते होंगे। कोई मसले की बात नहीं, आप जाके उसी वक्त जाके देखें इसका क्या मतलब है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसकी वो है। तो लीगल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने का यही तरीका है कि आप लैंग्वेज को पढ़ें। ओवर टाइम आपको ये चीजें आ जाएंगी जो बेसिक टर्म्स होते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग का क्या मतलब है, इप्सी डिक्सिट का क्या मतलब है, आप ये देखेंगे कॉन्ट्रा प्रोफरेंटम का क्या मतलब है। बड़ी लीगल टर्म्स है, मैं हजारों में 1-2 की मिसाल अगर आपको दे भी देता हूँ। तो ये चीजें ओवर टाइम आएंगी, बट इंपॉर्टेंट ये, अगर आपको लीगल लैंग्वेज में कोई टर्म नजर आई जो आपको नहीं आती, फौरन जाके देखें कि ये क्या है। बस उसको इग्नोर ना कर दें कि ठीक है पढ़ लिया, नहीं आता, खैर है। जाके देखें इसका मतलब क्या, उसको अंडरस्टैंड करें, देन यू विल अंडरस्टैंड इट।
तो यस दैट शुड बी इट। अगर दूसरे काउंसिल के केसेस फेक हैं तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन पहली चीज तो ये बहुत बड़ी एलिगेशन है, दिस इज अ वेरी बिग एलिगेशन, और मैंने ऐसा कभी किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हो सकता है मुझे पता ना हो कि ये केस एग्जिस्ट करता है। मैं इंसान हूं, मुझे नहीं पता हो सकता वो केस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता ना। मैं अभी जाके बैठ के वेरीफाई, फोन तो आप यूज कर नहीं सकते मूव अराउंड टू द। तो ये पहली बहुत बड़ी एलिगेशन है। अनलेस यू आर एब्सोल्युटली श्योर कि वो कोर्ट को मिसगाइड कर रहा है, डोंट मेक दिस एलिगेशन। ठीक है, दिस इज अ वेरी बिग एलिगेशन। अगर आप झूठे साबित होंगे कि आपने एलिगेशन लगाया, उसने केस फेक किया है और वो केस वाकई असल में निकल आता है, तो दैट विल बी embarrassment फॉर यू। तो पहली चीज ये अवॉइड सच वो, एंड इफ दे डू कोर्ट द केस, ट्राई टू रिबट इट, नॉट विद सेइंग ये फेक है, मे बी इट एग्जिस्ट एंड यू डोंट नो अबाउट इट। हजारों तो केस तो हैं, हर बंदे को तो सारे थोड़ी पता होते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यही है। एनीवेज आई बिलीव कि हमारा टाइम इज ओवर। नया प्लीज डू लेट मी नो इफ देयर एनी अदर क्वेश्चन पूछें जो मैंने मिस किए हैं। Nayab, acha, I think she's not on the mic. Anyways, yeah, you're most welcome, I everyone. think almost all questions you have addressed. Chale, wonderful, wonderful. Thank you, sir. Thank you so much on behalf of pleasure. us and all the My pleasure. audience. बिल्कुल, I बिल्कुल। extend my heartfelt gratitude to you, sir. Of And course, thank you you're all. welcome. Of course, मैं एक आखिरी चीज कहना चाहूंगा बिफोर आई लीव, वो ये है कि सीखने के लिए ना आपको एफर्ट करनी पड़ती है, एंड सीखने के लिए आपको टाइम लगता है, बहादुरी चाहिए होती है। तो जो भी आप ऐसे सोच रहे हैं ना मूव करने का, मैं बस यही कहूंगा, और वकील बनना है आपने, मैं बस यही कहूंगा करें। बाकी अगर आपको उससे फायदा ना हुआ ना, हार जाते हैं जीत जाते हैं जो भी होता है, अगर आप मेहनत करते हो आपको फायदा ना हुआ ना, तो फिर आप मुझसे पूछेगा, आई एश्योर यू आप लोगों को फायदा होएगा। तो बस ये कदम उठाने की देर है, एफर्ट करें, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे और बहुत कामयाब होंगे। चलें जी, अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. And thank you all the participants for joining and actively participating today. Stay connected with us for future programs and keep striving for knowledge and justice. Allah Thank you. Hafiz. अल्लाह हाफिज।